सभी का आपके अपने YouTube चैनल द प्लेटफॉर्म कोचिंग। मैं सिंह सर लेकर आया हूं आपके लिए जोरदार सेशन जो है बिहार विधानसभा एसओ का। जी हाँ दोस्तों, जिस सेशन का आप सभी को लंबे समय से इंतजार था वो सेशन आपके बीच आ चुका है। बच्चों के बीच में काफी भारी डिमांड था कि सर आप लाइव नहीं आते भाई मेरे, तो थोड़ा सा कुछ मैनेजमेंट वर्क था जिस कारण से मैं लाइव नहीं आ पा रहा था। लेकिन अब आप सभी की डेली क्लासेस लाइव होगी और डेली मैं 12 बजे आपके साथ जुड़ूंगा बिहार विधानसभा एसओ को लेकर। हमारे साथ बहुत सारे बच्चे पहले जुड़े हुए, जैसे प्रवीण कुमार है, लाइव नहीं आएंगे सर, लगते नहीं भाई, सबको जो लगता है लाइव नहीं, सबको लाइव आ चुके हैं और सभी को गुड मॉर्निंग। एक बार मैं इस वीडियो को अपने ग्रुप पे फिर से सेशन को शेयर कर देता हूं ताकि वैसे बच्चे जो हमसे लाइव पढ़ना चाहते हैं और जानते हैं कि अभिषेक सर लाइव आते हैं, 9 बच्चे ऑलरेडी हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं, फिर भी मैं सेशन को अपने ग्रुप में शेयर कर देता हूं। चूंकि पूजा कुमारी जुड़ चुकी है, गुड मॉर्निंग सर। विवेक गुप्ता गुड आफ्टरनून सर। प्रवीण कुमार गुड मॉर्निंग। हमारे साथ साकेत भी जुड़ चुके हैं। तो सभी बच्चों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। और बहुत सारी बातें करने हैं आपसे बिहार विधानसभा को लेकर के। एक नई खुशखबरी भी आने वाली है। हाँ, कुछ बच्चों का ये कमेंट रहता है कि सर एग्जाम वगैरह कब कुछ होगा, तो हम लोग उस पर भी बात करेंगे। लेकिन आज हम लोग जो जिस चीज़ के लिए आए हैं उस पर बात करेंगे। लाइव है, ज्वाइन कीजिए, ठीक है। चलिए, ये मैंने अपने ग्रुप में डाल दिया भैया कि लाइव है, ज्वाइन कीजिए। और आपसे 3 बजे का एक मेरा सेशन आएगा भाई मेरे, उस सेशन में हम लोग बात करने वाले हैं। एमडी निहाल आ चुके हैं, गुड आफ्टरनून सर जी। साकेत कुमार ने दिल भेज दिया है। तो सही बच्चों, सर मैं खुशबू गुप्ता, अच्छा जी, विवेक गुप्ता के नाम से खुशबू गुप्ता आ चुकी हैं। चलिए, कोई दिक्कत नहीं है, किसी भी नाम से आई हैं, आपका नाम होना चाहिए कि चलो आप सभी लोग लाइव आ चुके हैं। तो उम्मीद करते हैं आप सभी का होली काफी बढ़िया गया होगा। लेकिन इस होली कहीं ना कहीं आपके साथ एक कमी हुई होगी कि आप इस होली में आपके पास रोजगार नहीं था। लेकिन मैं इस बात का वादा करता हूं कि अगर आप हमारे साथ लगातार बने रहिएगा तो अगला होली जो होगा आपके हाथ में एक सरकारी जॉब होगा और आप सरकारी कर्मचारी कहलाइएगा लोगों के बीच में, ठीक है। हार नहीं मानना है। इस जीवन में ऐसी कोई चीज नहीं है जो आप प्राप्त नहीं कर सकते हैं, याद रखिएगा। कोई ऐसी चीज नहीं है जो आप प्राप्त नहीं कर सकते हैं। जो ठान लिया सो ठान लिया, बस सरकारी नौकरी को अपना मान लिया, ठीक है। चलिए, तो दिन की शुरुआत हो चुकी है। 12 बजे से मेरी क्लास थी, थोड़ा सा आने में लेट हो गया था, थोड़ा ट्रैफिक जाम था। तो आज हम लोग सेशन की शुरुआत करते हैं। साउंड वगैरह सब ओके है, सभी लोग ने दिल भेज दिया है। चलिए, अविनाश कुमार, बिहार विधान परिषद सीपीटी का रिजल्ट कब आएगा भाई, सब कुछ बात करेंगे, लेकिन आज हमें केवल पहले अपने फोकस करने दीजिए, ठीक है। चलिए, तो हम लोग आते हैं अपने सेशन पर। और अपने सेशन की जो पहला क्वेश्चन है इसको थोड़ा सेटिंग कर लेते हैं। क्वेश्चन का जो कलर है इसको मैं पहले, स्क्रीन बैकग्राउंड जो है इसको पहले मैं व्हाइट कर लेता हूं, क्योंकि स्क्रीन बैकग्राउंड अगर व्हाइट रहेगा तो क्वेश्चन आपको पूरा का पूरा दिखेगा, ठीक है। चलिए, तो ये रहा पहला क्वेश्चन और ताबड़तोड़ इसका आंसर दीजिए, क्या कुछ रहने वाला है आपका क्वेश्चन का आंसर। चलिए, पहला क्वेश्चन सभी बताइए। सर जी बताइएगा, बताइए भैया हमको कि विधानसभा का मेंस का रिजल्ट सिलेबस भी बताइएगा सर। सब पर बात होगा, सब पर बात होगा। एग्जाम कब होगा भाई मेरे, सब मुद्दे पर हम बात करेंगे। एग्जाम कब होगा, क्या कुछ होगा। ब्लिंक तो नहीं ना कर रहा है, स्क्रीन पीछे का ब्लिंक तो नहीं ना कर रहा है, ऑल ओके है। मेरा शर्ट भी व्हाइट है और पीछे का बैकग्राउंड भी व्हाइट है, ठीक है। चलिए, तो जहां तक मुझे लगता है कि कोई चीजें ब्लिंक नहीं हो, लेकिन फिर भी मैं एक बार बंद करके चालू कर लेता हूं। पूरी के पूरी सिस्टम को एक बार बंद कर लेता हूं, रुको एक बार। चलिए, अब शायद ओके है। चलिए, तो सभी लोग मनोज यादव जुड़ चुके हैं। आज का पहला क्वेश्चन क्या है देखिएगा। पहला क्वेश्चन कह रहा है तुल्यकारी जो उपग्रह होता है, इसका मैं अंग्रेजी वर्जन भी कर देता हूं ताकि आप लोग को ज्यादा दिक्कत ना हो। इसका इंग्लिश मीनिंग क्या है समझिएगा। कह रहा है तुल्यकारी उपग्रह घूमता है किसके, ध्रुवों के किसी भी ऊंचाई पर, स्थिर ऊंचाई पर, या उस ऊंचाई पर जो द्रव्यमान पर निर्भर होता है, या कुछ और भी कहना चाहता है वो भी देख लेता हूं। एक और यह है, और डी नंबर उपयुक्त में से एक से अधिक। तुल्यकारी ग्रह होता क्या है पहले हम ये समझेंगे, क्योंकि आपको पता होगा कि हमारे इस सेशन में सबसे पहले मैं डीएनए क्या करता हूं भाई मेरे। तो सबसे पहले डीएनए में करता हूं, एक मिनट, स्क्रीन बैकग्राउंड में ब्लैक कर देता हूं, क्योंकि मुझे जहां तक लग रहा है कि स्क्रीन बैकग्राउंड में ही दिक्कत हो रहा है। और क्वेश्चन को मैं येलो कर देता हूं, ज्यादा बढ़िया है। रुकिए, अब शायद ओके है, ठीक है। चलिए, और मैं अपना पेन का कलर क्या कर लेता हूं, व्हाइट कर लेता हूं, और थोड़ा सा पेन का कलर बड़ा कर लेता हूं, ठीक है। चलिए, तो अब सब ओके है, हाँ सब कुछ ओके है, मैं हाथ में स्क्रीन पर देख पा रहा हूं। चलिए, पहला क्वेश्चन कह रहा भाई मेरे कि जो तुल्यकारी उपग्रह घूमता है किसके। तो तुल्यकारी की मैं बात करता हूं तो सभी लोगों ने इसका मॉक टेस्ट तो लगाया ही होगा। स्थिर ऊंचाई पर मैं बात करता हूं। स्थिर ऊंचाई पर होता क्या है, जिस तरह से हमारी जो पृथ्वी होती है वो किसका चक्कर लगाता है, सूर्य का चक्कर लगाता है। हमारी पृथ्वी किसका चक्कर लगाता है भाई मेरे, तो सूर्य का चक्कर लगाता है। उसी तरह से जो उपग्रह पृथ्वी का चक्कर लगाता है, पृथ्वी का चक्कर लगाता है,
पृथ्वी का चक्कर लगाता है उससे हम लोग बोलते हैं तुल्यकारी उपग्रह। और याद रखिएगा इसकी जो ऊंचाई होती है वो एक स्थिर ऊंचाई पर ही होता है, इस कारण से क्या बोलते हैं, तुल्यकारी ग्रह बोलते हैं। क्या बोलते हैं, तुल्यकारी। यानी जितने लोगों ने बी बोला है, सरकारी विद्यार्थी ने बी बोला है, मुस्कान एजेंसी ने बी बोला है, बड़े दिनों बाद आए हैं सर जी मनोज यादव। थोड़ा सा मैं व्यस्त रहता था भाई मैनेजमेंट को लेकर के, अब मैं व्यस्तता मेरी खत्म हो चुकी है, अब ताबड़तोड़ बैटिंग करेंगे, ठीक है। बाकी ये क्या हो गया, तो ये स्थिर ऊंचाई पर होता है और ये किसका भैया, तो पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाने वाले उपग्रह क्या बोलते हैं, तुल्यकारी उपग्रह, ठीक है। नेक्स्ट सवाल में आते हैं और नेक्स्ट सवाल देखते हैं और भी बेहतरीन रहने वाला है। नेक्स्ट सवाल आपके सामने ये रहने वाला है, प्रिज्म द्वारा सफेद प्रकाश को परिक्षेपण में कौन सा रंग अधिकतम विचलित होता है। सबसे बेहतरीन क्वेश्चन है, इससे बेहतरीन क्वेश्चन कोई आ नहीं सकता है। पहला मैं 15 क्वेश्चन साइंस का करवाऊंगा और उसके बाद जो हमारा कह सकते हैं 40 क्वेश्चन जो होगा वो किसका होगा भाई मेरे, तो वो होने वाला है प्योर जीके जीएस, ठीक है। और आपके लिए इस बार बिहार में जबरदस्त वैकेंसी आने वाली है, इसलिए कुर्सी की पेटी बांध दीजिएगा, तैयारी में कोई कमी मत कीजिएगा, क्योंकि बिहार विधानसभा एसओ का सिलेबस ही आपको सचिवालय एसओ में काम करेगा, साथ ही साथ बीएसएससी बीएसओ में काम करेगा और बीएसएससी एसएसओ में काम करेगा, ठीक है। इसलिए एक ही तैयारी आपको 3-4 जॉब दिलवाएगी, इस चीज की मैं सुनिश्चित करूंगा, ठीक है। बात कर रहा हूं मेरे भाई कि प्रिज्म की मैं बात करता हूं, तो जब भी प्रिज्म से अगर मैं बात करता हूं तो प्रिज्म से अगर व्हाइट लाइट अगर जाती है, स्कैटर होता है, तो व्हाइट लाइट क्या होती है, ये 7 रंगों में टूटता है, जिसको क्या बोलते हैं, स्पेक्ट्रम। क्या बोलते हैं, स्पेक्ट्रम। इसका जो बनता है व्हाइट लाइट जो फटता है तो वो 7 रंगों में जाता है। क्या होता है, 7 रंगों में। और इसका जो लॉजिक होता है मेरे भाई वो होता है विवग्योर। क्या होता है, विवग्योर। तो जो सबसे अधिकतम होता है वो होता है वायलेट, जिसको हम लोग बोलते हैं बैगनी। क्या बोलते हैं मेरे भाई, बैगनी। और सबसे न्यूनतम जो जाता है उसका होता है लाल रंग, ठीक है। तो विवग्योर का वायलेट, इंडिको, ब्लू, ग्रीन, येलो और ऑरेंज, ठीक है। सभी का ओके है, सभी लोगों ने बिल्कुल सही आंसर दिया है, याद रखिएगा बैगनी रंग, सी विल बी द आंसर। निशु कुमारी ने गलत बोल दिया है, बी आंसर नहीं हुआ है मेरे, सी होगा। साकेत कुमार ने सही बोला, मुस्कान यदुवंशी ने सही बोला है, पूजा कुमारी ने ऑप्शन सही बोला है, ममता जायसवाल ने सही बोला, ठीक है। तो हमारे साथ इतने सारे बच्चे लाइव हैं, तो कहीं ना कहीं इस लाइव का मजा लिया जाए और इस लाइव का पूरा फायदा लिया जाए। टोटल हमारे पास 17 बच्चे लाइव है। कितने बच्चे लाइव है, 17 बच्चे लाइव हैं। और ये लाइव याद रखिएगा लास्ट तक रहना चाहिए, क्योंकि आज मैं 2 सेशन लेने वाला हूं, 10 और 11, यानी कुल मिला के 110 क्वेश्चन लूंगा, जिसमें कम से कम 2 से 2.5 घंटे लगने वाले हैं। और ये समय हमारे लिए प्राइम है, दोपहर का समय है, ऐसे भी सारा काम हम लोग करके ही बैठे हुए हैं, इसलिए कहीं जाना नहीं है। ताबड़तोड़ हमारे सेशन में जुड़े रहिएगा और आंसर देते रहिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट सवाल में आते भाई मेरे। नेक्स्ट सवाल क्या कुछ रहने वाला है, स्वतंत्र रूप से पृथ्वी की ओर गिरते हुए निकाय पिंड का कुल ऊर्जा क्या होगा, टोटल एनर्जी। तो आपको पता होगा, आपको अगर नहीं पता होगा तो मैं एक बात बताता हूं, पर इसका क्वेश्चन का आंसर दीजिए और सभी लोग एक बार दिल भेज दीजिए, क्योंकि दिल भेजिएगा तभी थोड़ा मजा आता है। बच्चे लोगों ने दिल भेजना शुरू कर दिया। निशु कुमारी, गुड आफ्टरनून सर जी, गुड आफ्टरनून निशु, कैसी हो, स्वस्थ हो, मस्त हो, अपने काम में व्यस्त हो, ठीक है। चलिए जल्दी से भेजिएगा, फटाफट मेरे भाई, फटाफट इसका आंसर दीजिए, फटाफट। चलिए, तो उम्मीद करता हूं कि यह क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। सिंपल सी बात कर रही है, स्वतंत्र रूप से बात हो रहा है, स्वतंत्र रूप से यानी फ्री स्टाइल की बात कर रहे हैं अगर भाई। तो फ्री स्टाइल की अगर मैं बात करता हूं तो आपको पता होगा लॉ ऑफ एनर्जी। आजा भाई, क्या दिक्कत है, लॉ ऑफ एनर्जी का अगर आपने पढ़ा होगा, एनर्जी का एक सूत्र होता है क्या, लॉ ऑफ एनर्जी कहता है एनर्जी नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। मतलब ऊर्जा ना तो बनाई जा सकती है ना तो समाप्त हो सकती है, ये सिर्फ अपना जो फॉर्म है वो चेंज करती है, यानी अपना फॉर्म है, फॉर्म चेंज करती है, यानी ना वो घटेगी ना वो बढ़ेगी, वो कांस्टेंट रहेगा। क्योंकि ये किससे कहा जाता है, लॉ ऑफ एनर्जी। लॉ ऑफ एनर्जी किसने दिया था ये बताइएगा, ममता जायसवाल। सर हम लाइव नहीं आ पाते हैं क्योंकि हम बीपीएससी का क्लास करते हैं और ईएसआई में अभी काम हम रात को देखते हैं। अच्छा, कोई दिक्कत नहीं है भाई मेरे, कोई दिक्कत नहीं है। जो लोग रात को भी देखते हैं हमारी सेशन, आपको रात को भी बेहतरीन दिखती हुई लगता होगा कि आप लाइव देख रहे हैं, ठीक है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, बिल्कुल सही मेरे भाई। लॉ ऑफ कंजर्वेशन, सरकारी विद्यार्थी, आप तो सरकारी विद्यार्थी तो ऑफिस में ही होंगे अभी, ठीक है। प्रवीण कुमार सी, बिल्कुल सही मेरे भाई। अब ये बताइएगा लॉ ऑफ कंजर्वेशन एनर्जी दिया किसने था, जल्दी बताइएगा, तब तक मैं आपका कमेंट देख लेता हूं जल्दी से मेरे भाई, जल्दी फटाफट जल्दी बताइएगा, जल्दी मेरे भाई, फटाफट जल्दी। आपका सवाल रहेगा, आपसे यह सवाल है कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन एनर्जी दिया किसने था, ठीक है।
जल्दी बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहने वाला है। आज बहुत मजा आने वाला है, ठीक है। काफी दिनों के बाद मैं आपके सामने आ रहा हूं और ये सामने आने का कारण था कि अब आपके बीच में मुझे रहना है और लगातार मेहनत करना है। मैं बात कर रहा हूं क्वेश्चन नंबर 19 की। नेत्रदान में दाता की आंख के किस हिस्से को प्रतिरोपण किया जाता है? और आपको पता होगा आई डोनेशन जो होता है भाई मेरे, वो किसके लिए होता है? तो जो लोग जन्मजात अंधे होते हैं उनके लिए कॉर्निया हेल्पफुल नहीं होगा। जो जन्म के बाद अंधे हो जाते हैं या फिर जिनके कॉर्निया में दिक्कत रहता है उन्हें ही आंख का फायदा मिल सकता है। और आंख जो डोनेशन है ये कभी भी कर सकते हैं, इसकी कोई खास उम्र नहीं होती है और इसका कोई खास कह सकते हैं क्राइटेरिया नहीं होता है। लेकिन आपको जैसे पता होगा कि जो नेत्रदान होता है वो महादान माना जाता है, लेकिन ये किसको हेल्प करेगा? ये उसी को हेल्प करेगा जो बाय बर्थ अंधा ना हो, जिसको जन्म के बाद ऐसा कोई कॉर्निया में दिक्कत हो गया हो जो दिखना बंद हो गया होगा, ठीक है। तो याद रखिएगा किसका होता है? कॉर्निया को, ठीक है, कॉर्निया को, ठीक है। वेरी गुड वेरी गुड, बी बी बी। बाकी लेंस वगैरह तो कुछ लेना है नहीं, पूरी आंख तो होता नहीं है। और अब मैं अगर बात करता हूं कि मनुष्य की आंख जो है वो कितने समय तक जीवित रखती है या कितने समय तक जीवित रहता है, यही बताइएगा। मनुष्य की अगर मैं बात करता हूं आंखों का, तो मनुष्य की अगर मैं पूरी आंख की बात करता हूं तो ये कब तक जीवित रहता है? तो मनुष्य का जो आंख होता है ये 48 घंटे तक जीवित रहता है। 48 घंटे तक आपकी आंखें जो होती हैं वो जीवित रहती है, भले वो देख ना पाए लेकिन वो जीवित 48 घंटे तक रहती है। इसलिए जो होता है वो कॉर्निया का हम लोग दान कर सकते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करता हूं भाई मेरे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहने वाला है, बाकी कुछ ऐसा है नहीं जिसमें मैं इसको डिफाइन कर सकूं। विटामिन B12 का रासायनिक नाम क्या है और इसकी कमी से क्या होता है? दो क्वेश्चन, इसकी कमी से क्या होता है, इसकी कमी से क्या होता है, कमी से क्या होता है ये भी बता दीजिएगा। दो क्वेश्चन एक साथ, क्योंकि ये भी आ सकता है कि विटामिन B1 B2 B3 B5 B7 B9 B12 होता है ना, कौन कौन होता है? B1 होता है, B3 होता है, B5 होता है, B7 होता है, B9 होता है और B12 होता है, ठीक है। अब आप बताइएगा मुझे कि B12 का जो रासायनिक नेम होता है वो क्या होता है और इसके कमी से क्या होता है, जल्दी बताइएगा फटाफट। वेरी गुड मुस्कान एजेंसी, 48 घंटे, लूसेंट में 18 घंटा दिया है। सरकारी विद्यार्थी लूसेंट उतना ही देता जितना लूसेंट की कैपेसिटी है। जाहिर सी बात है, एक ही विभाग में एक चपरासी होता है, एक अधिकारी होता है और एक IAS सेक्रेटरी होता है तो एक ही विभाग, लेकिन सबकी सोचने की जो क्षमता होती है अलग अलग होती है। इसलिए जो टॉप लेवल की बुक किताबें होती हैं उसको प्रीफर कीजिए जो मैं प्रीफर करता हूं, ठीक है। चलिए तो इसी बात पे अगर दिल शेयर कर दीजिए। मैं बात करता हूं कि विटामिन बी की या B12 की बात करता हूं तो विटामिन B12 को साइनेकोबाल्मिन बोलते हैं, साइनेकोबाल्मिन बोलते हैं, साइनेकोबाल्मिन बोलते हैं। तो यहां पर दिया होगा कोबाल्मिन, यहां पर साइनेकोबाल्मिन होता है, साइनेको होता है, बाल्मिन B12 होता है। और इसकी कमी से क्या होता है मेरे भाई? तो इसकी कमी से जो होता है वो लकवा होता है, ठीक है, लकवा होता है, ठीक है। चलिए क्लियर है। हरिशंकर एग्जाम कब होगा भाई मेरे? इस मुद्दे पर मैं बात करूंगा। पहले इस मुद्दे को इस्तेमाल करता हूं कि विटामिन B12 का रासायनिक नाम क्या होता है, उससे कमी से क्या होता है। तो इससे कमी से लकवा रोग होता है। आपने देखा होगा बहुत लोग को लकवा मार देता है, वो विटामिन B12 की कमी से ही होता है, ठीक है। और बी के कितने टाइप होते हैं? B1 होता है, B3 होता है, B5 होता है, B7 होता है, B9 होता है, B12 होता है, ठीक है। चलिए इन सभी का रासायनिक नाम तो पता ही होगा आप लोग को। बिहार विधान परिषद ऑफिसर का एग्जाम कब तक होगा भाई मेरे? सब कुछ बताएंगे भाई, सब कुछ बताएंगे, ठीक है। अक्षय कुमार हमारे बीच में जन सुराज पार्टी के होलोग्राम के साथ आए हैं। आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर। और अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन हिट कर लीजिएगा, क्योंकि याद रखिएगा यहां पर आपको हर वो चीजें मिलने वाली है जिससे आपको एग्जाम में सफलता दिलाई जा सकती है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट सवाल मेरे भाई। नेक्स्ट सवाल की अगर मैं बात करता हूं तो नेक्स्ट सवाल आपके सामने, सारे सेशन बेहतरीन रहने वाले हैं, सेशन में कहीं कोई दिक्कत नहीं आने वाला है, क्योंकि सभी क्वेश्चन को मैंने पर्सनली खुद प्रीवियस ईयर से सिलेक्ट किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल क्षार का संकेतक है? यानी आपको बताएगा कि वो एसिड है या बेस है। यानी किस पर हम लोग एक्सपेरिमेंट करेंगे कि देख के मालूम चल जाएगा कि ये एसिड है या बेस है, जल्दी बताइएगा किस पर। आप लोग पता होगा एक नेचुरल हमारी चीज होती है जिसको हम बोलते हैं हल्दी। हल्दी हमारी एक ऐसी प्रक्रिया होती है हिंदू धर्म में, जो हम लोग शादी का जब प्रक्रिया होती है तो अक्सर लोगों को हल्दी लगाया जाता है, ठीक है। तो हल्दी ऐसी भी जो नेचुरल होती है, इसमें काफ़ी ज़्यादा कह सकते हैं कि हेल्थ के पर्पज से और हमारे स्वास्थ्य के पर्पज से काफ़ी ये बेहतरीन होती है। तो हल्दी याद रखिए भाई मेरे, विको टर्मरिक पहले आता था जिससे लोग गोरे बनते थे। हल्दी जो होता है, हल्दी की अगर मैं बात करता हूं तो हल्दी जो होता है ये बता देता है कि कोई भी चीज़ एसिड है या बेस है। अगर मैं बात करता हूं बेस है तो उसका रंग कैसा होगा? अगर हल्दी पर कैसे मालूम चलेगा कि ये बेस और कैसे एसिड है, जल्दी बताइएगा जल्दी मेरे भाई। कैसे मालूम चलेगा कि ये हल्दी
कैसे मालूम चलेगा कि ये, जल्दी बताइएगा, कैसे मालूम चलेगा कि ये एसिड या बेस है? जल्दी आप तो कमेंट देख लेता हूं, फटाफट बताइएगा। सभी का कमेंट आना शुरू हो गया है, लेकिन जो मैं पूछना चाह रहा हूं वो कोई नहीं बता रहा है। वाह, हाँ, बहुत बढ़िया, आप लोग कमेंट आना शुरू हो गया, लेकिन जो मैं खोज रहा हूं वो अभी तक नहीं मिला। याद रखिएगा, हल्दी में एक पाया जाता है करक्यूमिन, करक्यूमिन पाया जाता है। इसी करक्यूमिन जो होता है, करक्यूमिन जो होता है, इसी से मालूम चलता है, यही अपना रंग चेंज करता है। हल्दी में क्या पाया जाता है? करक्यूमिन पाया जाता है, जिस कारण से क्या होता है, ये एसिड को पता करता है, करक्यूमिन एसिड होता है। हाँ, रेड एसिड एंड ब्लू बेस। वाह, क्या बात है निशु कुमारी, इसने बिल्कुल सिंपल से बता दिया। किस तरह का रेड होगा तो वो एसिड होगा और ब्लू हो जाएगा तो वो बेस होता है। ठीक है, बहुत बढ़िया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करता हूं मैं। मेरे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कुछ रहने वाला है, देखिएगा। जब मिट्टी अति क्षारीय हो जाती है तो उसमें पौधे पैदा नहीं होते हैं, तब मृदा की गुणवत्ता में सुधार के लिए। देखिए, मिट्टी अगर मैं बात करता हूं भाई मेरे, तो मिट्टी दो प्रकार की होती है। इसको मैं थोड़ा छोटा कर देता हूं ताकि आपको पूरा कंटेंट दिखे। मैं इस क्वेश्चन का अगर मैं आंसर की बात करता हूं तो याद रखिएगा, मिट्टी की मैं बात करता हूं, मिट्टी दो प्रकार से होती है। कभी कभी वो क्षारीय हो जाता है, कभी कभी वो क्षारीय हो जाता है, और कभी कभी वो अम्लीय हो जाता है। ठीक है, अगर अम्लीय हो गया है तो अम्ल को कम करने के लिए, अम्ल को कम करने के लिए उसमें चूना डालते हैं। क्या डालते हैं? चूना डालते हैं। और क्षार को कम करने के लिए क्या डालेंगे? इसमें हम लोग कार्बन डालेंगे, यानी इसमें हम लोग खाद डालेंगे। क्या डालेंगे मेरे भाई मेरे? खाद डालेंगे। ठीक है, तो ये क्वेश्चन घुमा के पूछ सकता है, अगर अति क्षारीय है तो उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए क्या डालेंगे? तो उसमें खाद डालेंगे। और अगर अति अम्लीय है तो उसको न्यूट्रल करने के लिए क्या डालेंगे भाई मेरे? उसको न्यूट्रल करने के लिए चूना डालेंगे। ठीक है, बहुत बढ़िया। कलर पे डिपेंड करता है शायद, सरकारी विद्यार्थी, हाँ कलर पे डिपेंड करेगा। तो ये क्वेश्चन समझ में आ गया, काफी बेहतरीन क्वेश्चन था। इसमें से बहुत सारे बच्चे जो होंगे वो चूना मारेंगे, लेकिन चूना नहीं होगा। समझिएगा चूना कहां पर होता है। जब भी कोई मिट्टी में ज्यादा एसिड की मात्रा होगी तो उसे कम करने के लिए चूना डालते हैं। ठीक है, क्योंकि चूना क्या होता है? एक तरह का बेस का काम करता है। ठीक है, साथ ही साथ अगर कोई अधिक क्षारीय है तो उसे न्यूट्रल करने के लिए उसमें खाद डालेंगे, जिसको हम बोलते हैं कंपोस्ट। क्या बोलते हैं? कंपोस्ट बोलते हैं। ठीक है, कार्बन का कंपोस्ट होता है, जो भी हमारे सड़े गले हमारे फल सब्जी होता है उसको सड़ा गला का जो खाद बनाते हैं, ऑर्गेनिक खाद, वो डालते हैं। ठीक है, बी 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 गलत होगा भाई मेरे, कार्बनिक पदार्थ, ऑर्गेनिक मैटर डालेंगे। आंसर विल बी ए, आंसर विल बी ए। जितने लोग बी बोल रहे हैं, ममता जायसवाल जो लोग बी बोल रही है वो गलत है भाई मेरे। मुस्कान एजेंसी ने भी बी बोला है, गलत है। याद रखिएगा, ये सेशन हमारी है। इस सेशन में हर वो प्रश्न आपको लगेंगे कि आपको आ रहे हैं, लेकिन आपको आते के साथ भी आप गलत मारिएगा, क्योंकि याद रखिए सवाल एसओ लेवल के हैं, ऑफिस अटेंडेंट लेवल के नहीं हैं। और अगर आप इस सवाल का जवाब बेहतरीन तरीके से दे पा रहे हैं, इसमें कहीं कोई दोहराई नहीं है कि आपकी तैयारी काफी बेहतरीन है और आप मेहनत करते हैं। ठीक है, चलिए, जो बच्चे हमारे चैनल पर नए हैं उनके लिए एक बड़ा अपडेट है कि आपको बिहार विधानसभा के साथ साथ मैं बिहार पुलिस, यानी बिहार पुलिस के सबसे छोटा लेवल सिपाही से लेकर दरोगा, और साथ ही साथ सचिवालय सहायक, जिसको हम बोलते हैं बिहार एएसओ या फिर सचिवालय एएसओ बोलते हैं, उसका भी तैयारी आपको फ्री ऑफ कॉस्ट इसी यूट्यूब चैनल पर चलेगा। इसलिए आप फॉर्म भरना शुरू कर दीजिए। और 3 बजे मेरा एक सेशन है, उस सेशन को भी देखिएगा, जहां पर मैं एक बिहार की सबसे बेहतरीन वैकेंसी लेकर आया हूं, जो है किसका भैया? तो बीएसएससी के द्वारा ग्रेजुएट लेवल पर कौन सा वैकेंसी है? एसएसओ और बीएसओ। उसकी क्या योग्यता है, क्या फीस है, कब तक फॉर्म भरा जाएगा, कैसे उसकी तैयारी होगी, क्या उसकी एग्जाम की प्रक्रिया है, और कैसे आपको हम उसमें सफलता दिलवाएंगे, उस मुद्दे में बात करेंगे। तो जुड़ना ना भूलिएगा आपको 3 बजे इस सेशन में, ताकि आपको आने वाली रणनीति के बारे में पता चल सके। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल आते हैं भाई मेरे। तो नेक्स्ट सवाल आपके सामने क्या कुछ है? आजा भाई मेरे, तू क्यों इतना रूठा हुआ है? बहुत दिन से बोर्ड भी रूठा हुआ है कि सर क्लास ले नहीं रहे हैं, तो चलो थोड़ा सर को दिक्कत देते हैं। ठीक है, फॉरेनहाइट पैमाने पर परम शून्य, जिसको बोलते हैं एब्सोल्यूट जीरो, एब्सोल्यूट जीरो की मैं बात करता हूं। एब्सोल्यूट जीरो फॉरेनहाइट पर क्या होगा? बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग दीजिएगा, लेकिन जो क्वेश्चन का आंसर आना चाहिए वही नहीं दिख रहा है, तो मैं लिख देता हूं 459.4 डिग्री फॉरेनहाइट। ठीक है, इसमें से एक ऑप्शन आपको नहीं दिख रहे होंगे। मन की बात पहले ही बोल देते हैं, गुरुदेव बीएसओ का फॉर्म आने वाला है, क्या उसके लिए हम लोग जाने के बारे में सोचे? बिल्कुल भाई मेरे, देखो मन की बात तो वही बोल पाएगा जो आपके वास्तव में आपको अपना मानता होगा।
कहने को तो दुनिया में हजारों अपने हैं, गिनती करो तो कुछ अपने हैं, और वास्तविकता करो तो कोई अपना नहीं है। ठीक है, तो यही दुनिया का रीत है भाई मेरे। लेकिन उसमें से अगर एक व्यक्ति भी आपकी मन की बात को जान करके पहले बोल दे रहा है तो उससे बेस्ट कोई टीचर नहीं। ठीक है, चलिए मैं बात करता हूं भाई मेरे। हाँ, फ़ारेनहाइट पैमाने पर जो एब्सोल्यूट जीरो की वैल्यू होती है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एब्सोल्यूट जीरो ऑन फ़ारेनहाइट स्केल। आपको पता होगा कि केल्विन और फ़ारेनहाइट का क्या रिलेशन होता है, बताइए जल्दी से। केल्विन और फ़ारेनहाइट का क्या रिलेशन होता है, जल्दी बताइएगा फटाफट, कौन बताएंगे। फ़ारेनहाइट और केल्विन का रिलेशन मेरे भाई क्या होता है, ये मुझे कौन बताएंगे जल्दी से। तब तक आप लोग कमेंट देख लेता हूं जल्दी से भाई मेरे। सभी कमेंट आना शुरू हो गया है, लेकिन फ़ारेनहाइट केल्विन का जो फॉर्मूला होता है वो मुझे कोई नहीं बता पा रहा है, और ये बहुत दुख की बात है, बहुत दुख की बात है। चलिए फ़ारेनहाइट और केल्विन की मैं बात करता हूं भाई मेरे। तो फ़ारेनहाइट की अगर बात करता हूं तो ये फॉर्मूला आप लोगों ने बचपन में पढ़ा होगा कि अगर F की बात करता हूं फ़ारेनहाइट के केल्विन तो 273 प्लस 32, और मैं यही बात कर रहा हूं व्हाट इज द एब्सोल्यूट, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एब्सोल्यूट जीरो ऑन द फ़ारेनहाइट स्केल। एब्सोल्यूट जीरो तो मैं इसको जीरो मान लेता हूं, इसको मैं जीरो मान लेता हूं, तो 273 प्लस 9/5, ठीक है, 9/5 प्लस 32। अब यहां पर मैं भाई याद रखिएगा, अगर मैं इसकी बात करता हूं तो कितना आएगा 273, और 273 को अगर मैं 9/5 से मल्टीप्लाई करता हूं और प्लस 32 ऐड करता हूं तो देखिएगा ये वैल्यू किसके बराबर आने वाली है, माइनस वाली वैल्यू आने वाली है, -459.4 डिग्री फ़ारेनहाइट। ठीक है, बहुत बढ़िया भाई मेरे। 9/5 के माइनस 273 प्लस 32, बहुत बढ़िया सरकारी विद्यार्थी। कभी कभी ये रिलेशन भी पूछ लेता है, और वही एब्सोल्यूट जीरो की मैंने वैल्यू यहां पर डाल दी है, तो फॉर्मूला आपके सामने आ गया है। ठीक है, मनीष कुमार सर एसओ का एग्जाम कब होगा, भाई उस पर भी बात करेंगे, लेकिन अभी वर्तमान जो स्थितियां हैं हमारे लिए क्वेश्चन का डिस्कशन करने के लिए। एग्जाम कभी भी हो, क्या आप इतना श्योर हैं कि आप एग्जाम में 85 प्लस ला सकते हैं? अगर श्योर हैं तो फिर आपको एग्जाम का टेंशन नहीं होना चाहिए, और अगर नहीं श्योर हैं तो हमारे ऐप पर जाइए द प्लेटफॉर्म पर, और वहां पर मैंने टोटल 6 सेशन, जी दोस्तों याद रखिएगा, आपके लिए मैंने बिहार विधानसभा एसओ का टोटल 6 सेशन बनवा दिया है। यानी एक सेशन में 5 सेट है तो 6 सेशन में 30 सेट है, और अगर आपने वो 6 सेशन अभी तक नहीं लगाए हैं तो आप अंधकार में जी रहे हैं, क्योंकि याद रखिएगा जवाना उसी को मानता है जो एक ही बार मेहनत नहीं बार बार मेहनत करता है। ठीक है, तो आप 6 सेशन को लगाइए और उसका ब्रीफ डिस्कशन यहां पर यूट्यूब पर पाइए, इसके लिए आपको कोई पैसा नहीं देने। ठीक है, तो अगर आप लोग हमारे चैनल पर या फिर हमारे ऐप को डाउनलोड नहीं किए हैं तो आज ही प्ले स्टोर पर जाइएगा और द प्लेटफॉर्म ऐप्स को वहां से डाउनलोड कीजिएगा, और डाउनलोड करने के बाद जब कोर्स में नहीं जाकर के टेस्ट सीरीज में जाइएगा तो टेस्ट सीरीज में मिलेगा बिहार विधानसभा एसओ सेशन के नाम से, सेशन 1, 2, 3, 4। और अगर आप बिहार विधानसभा एसओ का बैच लेते हैं, पेड बैच 499 में, तो आपको 5 सेट हमारे तरफ से फ्री मिलता है। अब कोई बच्चा ये नहीं समझेगा कि मैं पेड प्रमोशन कर रहा हूं, नहीं, ये मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि हर दिन हमारे इस YouTube प्ले फैमिली में कुछ नए लोग जुड़ते हैं, जिसके लिए मैं ये बताता हूं। क्योंकि अगर मैं पुराने बच्चे मानकर नए बच्चों को वैसे ही ट्रीट करूं तो शायद ये भेदभाव होगा। ठीक है, गुरुदेव प्रैक्टिस सेट का पैसा कम करवाइए, 99 हो गया है, 49 करवाइए। बड़ी सरकारी विद्यार्थी तुम तो कमा रहे हो भाई मेरे, तुम तो नोट छाप रहे हो। अगर ये कोई बेरोजगार बच्चा कहता तो मुझे समझ में आता है, तुम महीना का 40,000 कमा रहा है, उसके बावजूद भी तुमको अच्छा लगता है जी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं भाई मेरे। मजा आता है आप लोग के बीच में पढ़ाने का, और कहीं ना कहीं एक शिक्षक का सबसे जो बड़ा कर्तव्य होता है वही होता है कि बच्चों के बीच में एंजॉय करना, और मैं वो करता हूं, कहीं कोई दोहराई नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, प्रबल, व्हाट इज द पीएच वैल्यू ऑफ सॉल्ट मेड अप स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक बेस। स्ट्रॉन्ग अगर एसिड रहेगा तो क्या रहेगा, और अगर वीक बेस रहेगा तो क्या होगा। स्ट्रॉन्ग एसिड, आपको पता होगा कि पूरे का पूरा जो पीएच स्केल होता है वो कितना रहता है, तो वो 14 रहता है, जिसमें 0 से लेकर 7 जो होता है ये एसिड को शो करता है, और 7 से लेकर 14 जो होता है वो बेस होता है। जितना स्ट्रॉन्ग एसिड होगा उसकी वैल्यू उतना ही कम होगी, और जितना स्ट्रॉन्ग बेस होगा उसकी वैल्यू उतनी ही अधिक रहेगी। अब यहां पर क्या कह रहा है, मेड अप स्ट्रॉन्ग एसिड, तो स्ट्रॉन्ग एसिड यानी यहां पर रहेगा, और वीक बेस तो बिटवीन कहां से कहां होगा, 7 से कम होगा, 7 से अधिक होगा, या उपयुक्त में से एक से अधिक होंगे, या उपयुक्त में से कोई नहीं होगा। जल्दी बाकी लोग भी बोलो, बाकी लोग कोई नहीं बोलेगा, सबको पता है कि अभिषेक सर की क्वालिटी क्या है। एक बात याद रखो, कहा जाता है ना, कपड़े, जैसे कि मैंने ये कपड़ा पहना है, मैंने ये शर्ट पहना है,
व्हाइट शर्ट तो मार्केट में 200 में मिलते हैं और जो मैंने पहना ये खादी पहना है। अब खादी का जो मैं शर्ट पहना हूं तो इसकी जो क्वालिटी है भाई मेरे वो उन शर्ट से काफी अलग है। तो अगर क्वालिटी चाहिए तो उसमें क्वांटिटी मत देखो, 99 रुपए को बहुत महंगा नहीं है, ठीक है। चलिए, एसिड बेस एसिड बेस एसिड बेस, जल्दी बताइएगा क्या होगा? 7 से अधिक होगा, 7 से कम होगा। स्ट्रॉन्ग एसिड बेस बोल रहा हूं, ए। जल्दी मेरे भाई फटाफट। हाँ, अब यहां बताने के बावजूद भी सेट में 49 कर दीजिए। देखो अभय सरकारी विद्यार्थी, तुम अपना ज्ञान देना शुरू कर दिया, ठीक है। चलिए भाई मेरे याद रखिएगा, यहां पर क्या होगा? 7 से कम होगा, चूंकि 7 से कम होगा तभी क्या बनेगा? वो स्ट्रॉन्ग एसिड बनेगा, और मैंने लिख दिया है। और अगर वीक बेस होगा तो जाहिर सी बात है, वीक बेस होगा तो 7 की तरफ होगा, और स्ट्रॉन्ग बेस होगा तो 14 की तरफ, यानी ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन का लेवल देख रहे होगा भाई मेरे, मैं धीरे धीरे आपके लिए बहुत कुछ लाने वाला हूं, ठीक है। पूजा कुमारी ऑप्शन ए, बहुत बढ़िया। 3 सेशन मैं लिया हूं सर। भाई मेरे 3 सेशन, निशा गुप्ता जो भी है, याद रखिएगा 3 सेशन नहीं, 6 के 6 सेशन मारने हैं, तब जाके कंप्लीट होगा। आपके लिए वो सेशन मैं खुद बनाता हूं, इसीलिए सेशन में आने में टाइम लगता है, ऐसा नहीं कहीं से उठा लिया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट सवाल मेरे भाई, नेक्स्ट सवाल आपके सामने ये रहने वाला है, 1 GB कितने के बराबर होता है? ये अक्सर हम लोग जब भी पेन ड्राइव लेते हैं तो पेन ड्राइव या फिर कोई भी डेटा को हम लोग शेयर करते हैं मोबाइल में, अगर कोई हम लोग वेब सीरीज देखते हैं तो हम लोग देखते हैं कितने GB का फाइल है, कितने MB का फाइल है। सबसे छोटी जो स्टोरेज यूनिट होती है वो क्या होती है, ये बताइएगा। मैं बात करता हूं सबसे छोटी स्टोरेज, जो सबसे छोटी स्टोरेज होती है भाई मेरे, सबसे छोटी जो स्टोरेज होती है वो किस में होता है? वो होता है बिट में। क्या होता है? बिट में। अगर मैं बात करता हूं कि 4 बिट, ये भी क्वेश्चन आया हुआ है, 4 बिट किसके बराबर होता है? तो 1 निबल के बराबर होता है। क्या होता है? 1 निबल के बराबर होता है, ठीक है, 1 निबल के बराबर होता है। वही मैं बात करता हूं कि 8 अगर बीट की मैं बात करता हूं तो 8 बीट जो होता है वो 1 बाइट का होता है। क्या होता है? 1 बाइट्स होता है। और वही अगर मैं बात करता हूं कि 1 MB की मैं बात करता हूं भाई मेरे, तो 1 MB 1024 बाइट्स होता है, ठीक है। 1 MB नहीं, 1 KB, 1 KB। वही मैं बात करता हूं 1 MB की मैं बात करता हूं तो 1024 KB के बराबर होता है। और यहां पर मैं बात करता हूं कि भैया MB के बाद GB की बात करता हूं, तो अगर 1 GB में लिखता हूं तो ये 1024 MB के बराबर हो जाएगा। आपको याद रखना होगा, यानी 1024 MB। और सबसे छोटी इकाई क्या होती है? बीट्स होती है, यानी ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। ये सी कौन बोल रहा है भाई मेरे? सी कौन बोल रहा है? हे प्रभु ये क्या हुआ, किसी ने सी बोला है? मनोज यादव, आप एसओ की क्लास कर रहे हैं, ऐसे ही आगे बढ़ता जाएगा MB GB TB। हाँ मेरे भाई बहुत सही है। मनोज यादव गलत है, मैं 12 बोल रहा हूं, ये एसओ लेवल क्वेश्चन है, लगेगा कि आ रहा है, लेकिन जब मार दीजिएगा तो समझ में आ रहा है यार मैंने क्या गलती कर दिया, ठीक है। तो परेशान नहीं होना है, सेशन को एंजॉय करना है, चेहरे पर मुस्कुराहट रखनी है। और आज चूंकि किसी भी टीचर का क्लास नहीं चल रहा था तो मैंने कहा कि क्यों ना कुछ जोरदार किया जाए, कुछ शानदार किया जाए, और मैंने इस सेशन की शुरुआत की, ठीक है। चलिए 1024 सर गलत टाइप हो गया है, कोई दिक्कत है मनोज यादव, होता है, गलतियां हमारी फितरत है और सुधारना हमारी किस्मत है। चलिए 25 मैं बात करता हूं नेक्स्ट सवाल मेरे भाई, सोडियम हाइड्रोक्साइड जिसको हम लोग बोलते हैं NaOH, और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जिसको हम लोग बोलते हैं HCl। क्या बोलते हैं भाई मेरे? HCl की अगर अभिक्रिया किया जाए, आपको पता होगा कि सॉल्ट और वाटर क्या होता है? उदासीकरण का परिणाम होता है। जब भी एसिड और बेस रिएक्ट होते हैं, जब भी आपको क्या होता है, ये तो फॉर्मूला आप लोगों ने पढ़ा ही होगा, अगर नहीं पढ़ा है तो चलो मैं क्लास 10th की आपको कुछ फॉर्मूला का रिवीजन करवा देता हूं। अगर आपने पढ़ा होगा कि जब भी एसिड जो है अगर को बेस से रिएक्ट करता है, अगर एसिड है, अगर अम्ल जो है वो क्षार से रिएक्ट करेगा तो क्या बनाएगा? तो बनाता है नमक प्लस जल, यानी सॉल्ट प्लस वाटर देता है, सॉल्ट प्लस वाटर देता है। इसमें ये साफ साफ कह रहा है कि मैं HCl हूं, यानी हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है ये, और साथ ही साथ NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या है मेरे भाई? बेस है, और इसको बोलते हैं हम लोग क्या? उदासीकरण। क्या बोलते हैं? उदासीकरण, यानी होता है न्यूट्रलाइजेशन, यानी ना तुम रहे ना तुम, ना हम रहे ना हम, यानी ना तुम ही रहोगे ना हम ही रहेंगे, क्या बनेगा? जल और नमक बनेगा, यानी ऑप्शन नंबर ए। जो भी लोग बी मार रहे हैं सबका गलत है। मनीष कुमार सही हैं, अभय कुमार गलत हैं, याद रखिएगा।
न्यूट्रलाइजेशन एक वो प्रोसेस होती है, यानी ना तुम रहे ना हम रहे, हम दोनों के रिएक्शन से क्या बना, सॉल्ट और वाटर बना। इसको हम लोग उदासीकरण हिंदी में कहते हैं और इंग्लिश में क्या बोलते हैं, न्यूट्रलाइजेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं भाई मेरे, न्यूट्रलाइजेशन बोलते हैं। उम्मीद है कि आपको सेशन अच्छा लग रहा होगा। अगर सेशन अच्छा लग रहा होगा तो सभी बच्चे एक बार लिख देंगे शानदार सर, जबरदस्त सर। क्योंकि याद रखिएगा आपका मोटिवेशन हमारा मोटिवेशन है। मैं बिल्कुल आईने की तरह बिहेव करता हूं। अगर आपको अच्छा लग रहा है तभी मैं आगे बढ़ूंगा, नहीं अच्छा लग रहा है तो फिर मैं पीछे हट जाऊंगा, ठीक है। और अभी तो केवल ट्रेलर चला है, अभी फिल्म पूरी बाकी है। अभी तो मैंने केवल साइंस से क्वेश्चन डिस्कस किया है, अभी पूरे जीके जीएस बाकी है। सर जी आज लगता है कि वेबसाइट पर एसओ का एग्जाम डेट देगा सर जी, क्योंकि आज नहीं अभी तो मैच में एग्जाम उम्मीद नहीं है। भाई आज मैं आपको एक लिस्ट शेयर करूंगा कि कल का जो मैटर था। अभिनव कुमार शानदार, जबरदस्त सर, तो बहुत बढ़िया भाई मेरे। आप ही लोग हो जिसके कारण मोटिवेशन मुझे मिलता रहता है। क्योंकि याद रखिएगा आपका मोटिवेशन ही मुझे पढ़ाने के लिए मोटिवेट करता है। सर आप बीच बीच में गायब ही हो जाते हैं, क्यों गायब नहीं हो जाते भाई मेरे? थोड़ा सा कुछ मैनेजमेंट होता है, किसी भी संस्थान की मैनेजमेंट सबसे बड़ी पिलर होती है। और मुझे मैनेजमेंट में कुछ कमियां दिख रही थी, जिस कारण से मैंने टीचिंग छोड़ के पहले मैनेजमेंट को अपनाया था। हालांकि अब वो मैनेजमेंट ओके हो चुकी है। अब हम लोग बेहतरीन तरीके से केवल क्या करेंगे, टीचिंग पार्ट पर फोकस करेंगे, ठीक है। चलिए अब अभिनव कुमार सर आज लगता है सर 24 घंटा पढ़ाएंगे। 24 घंटे का मैराथन भी लेंगे, जब एग्जाम आएगा सामने तो निश्चिंत रहिए। उसके लिए भी मैं पीछे नहीं हटूंगा। जब आपका एग्जाम डेट निकल जाएगा तो 24 घंटे का मैराथन खींच दूंगा, कोई टेंशन नहीं है। मैंने 24 घंटे की क्लास लिया है, कोई बहुत बड़ा डील नहीं है। व्हाट डज द सेल यूजुअली यूज टू प्रोड्यूस एनर्जी? सेल किसका यूज करता है एनर्जी को प्रोड्यूस करने के लिए? अमीनो एसिड, ग्लूकोज, फैटी एसिड या फिर उपयुक्त में से एक से अधिक? आपको पता होगा हम लोग अक्सर गर्मी का दिन आता है और गर्मी के दिन में हम लोग थके थके महसूस करते हैं। तो थके थके महसूस करते हैं, क्यों महसूस करते हैं? क्योंकि हमारे सेल जो होते हैं वो एनर्जी प्रोड्यूस नहीं कर पाते हैं। तो उस सेल को एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए क्या अमीनो एसिड चाहिए? नहीं। अमीनो एसिड जो होता है वो यूनिट होता है प्रोटीन का। तो ये तो होने से रहा। क्या ग्लूकोज? हाँ बिल्कुल, आपको पता होगा जो हम लोग ग्लूकोन डी पीते हैं, ग्लूकोन डी जो हम लोग पीते हैं वो क्यों पीते हैं? क्योंकि हमारे सेल को ऊर्जा मिले। और सेल को ऊर्जा जब मिलता है तो हम लोग लगातार ताबड़तोड़ बैटिंग करना शुरू कर देते हैं भाई मेरे। जो हम लोग ग्लूकोन डी पीते हैं वो क्यों पीते हैं? वो ग्लूकोन डी हम लोग इसलिए पीते हैं ताकि हमारे सेल को ऊर्जा मिले, यानी इनडायरेक्ट रूप में हमें ऊर्जा मिले, ठीक है। चलिए ग्लूकोज इसलिए पीते हैं ग्लूकोन डी। जीके सिंह टॉप भी जुड़ चुके हैं हमारे बीच में, स्वागत है भाई मेरे सभी का। और सभी लोग काफी बेहतरीन बैटिंग कर रहे हैं। आज का दिन भी काफी बढ़िया है। अब थोड़ा सा बाहर का मौसम जो है वो खुशनुमा लग रहा है, हल्का हल्का धूल उड़ रहा है और हल्का हल्का ठंडा और हल्का हल्का गर्मी का एहसास हो रहा है, ठीक है। अभिनव कुमार ये पूरा ताज भेजे हमारे लिए, पता नहीं किसके लिए। हम भी खादी पहनते हैं सर। बिल्कुल, देखो खादी का कपड़ा जो है ना पहनना ही चाहिए। एक तो हमारा इंडिया का ब्रांड है, दूसरा भारत का पैसा भारत में ही रहेगा, और तीसरा देश की अर्थव्यवस्था यानी जीडीपी में आप अपने घरेलू उत्पाद को बढ़ावा दे रहे हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट सवाल, मस्तिष्क के कौन से भाग रक्तचाप को नियंत्रित करता है? यानी हमारा ब्रेन का वो कौन सा हिस्सा है जो ब्लड को कंट्रोल करता है, यानी कह सकते हैं एक तरह से ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करता है? बताइएगा। रक्तचाप यानी ब्लड प्रेशर। आज के इस दौर में हर व्यक्ति तो नहीं कह सकते हैं, लेकिन 100 में से 90 व्यक्ति जिसकी उम्र 35 प्लस जा रही है वो ब्लड प्रेशर, जिसको हम लोग बीपी बोलते हैं, उसका शिकार हो जा रहा है। कारण क्या? टेंशन। जितना ज्यादा आप तनाव में रहिएगा उतना ही ज्यादा आपके नसों में प्रेशर जनरेट होगा और आप जल्दी उम्र से पहले बूढ़े हो जाइएगा। आज मैक्सिमम 100 में से 90 व्यक्ति को 2 चीजें फ्री में मिलती हैं, एक बीपी ब्लड प्रेशर और दूसरा शुगर। लेकिन ब्लड प्रेशर को हमारा ब्रेन का कौन सा हिस्सा जो है वो कंट्रोल करता है? क्योंकि हम लोग को भी टेंशन लेते हैं तो वो हमारे ब्रेन में रहता है, होता है ना, फलना ये बोल दिया, चिलना ये बोल दिया। राधे राधे सर, नरेंद्र यादव, राधे राधे भाई। तो याद रखिएगा हमारा ब्रेन पर ज्यादा लोड नहीं लेना है। काम क्या है, होना है तो वो होते रहेगा। फालतू में हम लोड लेंगे तो हमारा बीपी बढ़ जाएगा। और बीपी को रोकने के लिए कौन सा हमारा हिस्सा होता है? याद रखिएगा 3 चीजें हमारे रिस्पॉन्सिबल होती हैं। पहला हमारा होता है मेडुला। क्या होता है भाई मेरे? मेडुला होता है। दूसरा हमारा कौन सा होता है? तो पॉन्स होता है, और तीसरा होता है सेरिबेलम।
बेलम। ये तीनों जो होते हैं वो हमारे बीपी को कंट्रोल करते हैं। बीपी जो होता है वो क्या होता है, कंट्रोल होता है। ठीक है, कंट्रोल होता है, यानी ऑप्शन नंबर सी विल बी द आंसर। जितने भी लोग सी 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 बोल रहे हैं सबका आंसर सही है, यानी सब लोग का ये तीन चीजें जो हैं वो सही से काम कर रहा है। आप लोग प्रेशर नहीं लेते हैं। देखो मेरा मानना है ना, इस दौर में सबसे ज्यादा कोई प्रेशर में है तो वो है युवा पीढ़ी, और खास करके युवा में भी बेरोजगार पीढ़ी। उसको सोसाइटी का प्रेशर, परिवार का प्रेशर, दोस्तों का प्रेशर, जॉब नहीं लग रहा है, ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा है। लेकिन उसी बीच में कुछ हमारे तरह व्यक्ति थे जिन्होंने अपने उस दौर में कभी प्रेशर लेवे नहीं किया। सिंपल सी बात है भैया, जो किस्मत में है वो भाग के आएगी। हमारे हाथ में सिर्फ कलम है जिससे हम मेहनत कर सकते हैं। मेहनत कर रहे हैं ये हम जान रहे हैं। अगर सफलता मिली तो भी ठीक, ना मिली तो भी ठीक, क्योंकि जीवन का उद्देश्य केवल सरकारी नौकरी ही नहीं होता है। सरकारी नौकरी हमारे जीवन का हिस्सा है। कैसे? 100 साल के जीवन में 60 साल ही सरकारी नौकरी करते हैं, उसके बाद 40 साल हम लोग अपने रिटायरमेंट को जीते हैं। तो जिंदगी का हिस्सा है, ज्यादा प्रेशर में नहीं रहना है। शादी का भी प्रेशर है। मुस्कान यदुवंशी, हाँ लड़कियों को, ये मैं भूल ही गया था, लड़कियों को उसमें सबसे ज्यादा प्रेशर इसलिए भी है क्योंकि लड़कियां एक तो बेरोजगार, ऊपर से शादी का प्रेशर। मैं समझ सकता हूं मुस्कान यदुवंशी, तुम्हारे जज्बातों को मैं समझ सकता हूं, शादी का प्रेशर। लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, शादी मेरे अनुसार से अगर समझदार व्यक्ति से हो जाती है तो आपके हस्बैंड शादी के बाद भी आपको पढ़ने को अलाउ करेंगे। लेकिन अगर बेवकूफ से हो जाती है तो उसको मेल ईगो होगा, वो कहेगा खाली हम कमाएंगे, भले कमे कहे ना कमाए तो ओकरे में रहना पड़ेगा। ठीक है, तो उसका बेवकूफ होता है। ठीक है, मैंने ऐसे ऐसे लोग को भी देखा अपने लाइफ में जो खुद भी बेरोजगार था, शादी भी हो गया है और फिर रोजगार दोनों को मिल गया है। ठीक है, चलिए निहारिका वर्ष भी जुड़ चुकी है हमारे बीच में, काफी दिनों के बाद जुड़ी है। जीएफ छोटे चलिए मेरे भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शुष्क तारवी अनुक्रम में अग्रणी प्रजाति के रूप में है? यहां पर क्वेश्चन थोड़ा सा अंग्रेजी में पढ़ता हूं क्योंकि मेरी हिंदी उतनी स्ट्रांग नहीं है टू वेरी प्रैक्टिकल। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट एज अ पायोनियर स्पीशीज इन अ सेरेक्स सक्सेशन? कौन सा है? लिकेन है, ह्यूमन है, हर्ब है? बताइएगा जल्दी मेरे भाई, तब तक आप लोग कमेंट में देख लेता हूं। बहुत देर से कमेंट नहीं देख पा रहा था यहां पर, क्योंकि वहां पर मुझे कमेंट बढ़िया से दिखता नहीं है। ठीक है, तो मैं यहां पर अपना थोड़ा कमेंट देख लेता हूं। जल्दी से मेरे भाई, जल्दी से बताइएगा क्या बात है। नहीं, किसी का आंसर यहां पर नहीं आ पा रहा है। दो मिनट रुक जाइएगा, 2 मिनट में आपको क्लास में बता रहा हूं मैं। ठीक है, चलिए तो भाई मेरे बात में ये कर रहा हूं कि हाँ लाइकेन सहवाल की बात करो, बिल्कुल शानदार। मुस्कान यदुवंशी बिल्कुल सही आंसर दिया। निम्नलिखित में से कौन सी शुष्क तानी अनुक्रम में अगर में होती है? बिल्कुल सही रखिएगा, वो होता है लाइकेन। जिन लोगों ने लाइकेन दिया बिल्कुल सही आंसर दिया है। एसडीएम ज्योति मौर्य याद है कि नहीं? चलो भाई मेरे उस पर बात नहीं करते हैं, नेक्स्ट सवाल में आते हैं। और नेक्स्ट सवाल में आते हैं, इटाई इटाई जो रोग है वो किसके कारण से होता है और इटाई इटाई रोग में होता क्या है ये बताइएगा। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, इटाई इटाई रोग से होता क्या? हाँ सर, एग्जाम कब तक होगा उसके बारे में बात करेंगे निहारिका, टेंशन नहीं लेना है।
उसके बारे में हम लोग बात करेंगे, टेंशन नहीं लेना है। हाँ, बहुत बढ़िया। एक क्वेश्चन है, इटाई इटाई का मतलब क्या होता है? इटाई इटाई का मतलब क्या होता है बताइएगा? इटाई इटाई का मतलब क्या होता है? इटाई इटाई का मतलब क्या होता है ये बताइएगा। इटाई इटाई का जो मतलब होता है भाई मेरे, इसका मतलब होता है दर्द हो रहा है, दर्द हो रहा है, ये इटाई इटाई का मतलब होता है। साथ ही अगर मैं बात करता हूं तो इटाई इटाई किसके कारण होता है? तो वो कैडमियम के कमी के कारण होता है, कैडमियम के कमी के कारण होता है। और इसके कमी से होता है क्या है इटाई इटाई रोग से? कि बॉडी में पूरा पेन होता है। ठीक है भाई मेरे, जितने भी लोग बोल रहे हैं एग्जाम कब तक होगा, याद रखिए ये सही प्लेटफॉर्म अभी नहीं है, अभी हम लोग मॉक कर रहे हैं। मैं फिर से कहूंगा उन लोगों के लिए जो बोल रहे हैं एग्जाम कब तक होगा, क्या आप प्रिपेयर हैं? क्या आप 80 छोड़ो 85% लाने के लिए कैपेबल हैं? अगर नहीं है तो चुपचाप मॉक टेस्ट लगाएं, क्योंकि जाहिर सी बात है एग्जाम जब भी हो आपकी तैयारी बेहतरीन रहनी चाहिए। ठीक है, उस पर हम बात करेंगे एग्जाम कब तक होगा, परेशान नहीं होना है। ठीक है, तैयारी, अब बबीता कुमारी बोले तैयारी फोकट, भाई हम भगवान हुआ है क्या जी, सब बता देंगे, अभी हम लोग मॉक कर रहे हैं। ठीक है कुमारी बबीता ध्यान दो, तुम्हारा 40 नंबर का जीके जीएस यहीं से फंसने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे भाई, ये तो अलग हो गया है, फिर हमारा 60 से आएगा, तो मैं जंप कर देता हूं 30 से लेकर 60 में, और ये 61वां क्वेश्चन यहां से। चलिए, जापान की संसद को क्या कहते हैं, ये मुझे कौन बताएगा? बिल्कुल ही सिंपल क्वेश्चन है। क्या उसे कॉर्ट्स कहते हैं, डाइट कहते हैं, सेजियम कहते हैं, डेल कहते हैं? जापान की राजधानी बता दीजिएगा कि जापान की राजधानी क्या है। और जापान को हम लोग उगते हुए सूरज का दोस्त कहते हैं, याद रखिएगा। जापान को हम लोग उगते हुए सूरज का देश कहते हैं, उगते हुए सूरज का देश कहते हैं, उगते हुए सूरज का देश कहते हैं, उगते हुए सूरज का देश कहते हैं हम लोग किसको भैया? जापान को कहते हैं। जापान की राजधानी क्या होती है? तो जापान की राजधानी मेरे भाई ये टोक्यो होती है। क्या होती है? टोक्यो होता है। ठीक है, टोक्यो। ठीक है, और इसका संसद का नाम क्या है बता दीजिए? बी 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 बी, हाँ बिल्कुल सही। जापान की जो संसद होती है उसे हम लोग डाइट कहते हैं। क्या कहते हैं? डाइट कहते हैं। टोक्यो है जापान की कैपिटल, बिल्कुल सही पूजा कुमारी। सम्राट संतोष जुड़ चुके हैं, और जूम कीजिए थोड़ा। अब कितना जूम करे भाई, अब तुम अपना रिजोल्यूशन ठीक करो। ठीक है, सम्राट संतोष अपना रिजोल्यूशन ठीक कर लो भाई, एकदम बेहतरीन वाला जूम है और बेहतरीन वाला इमेज सबको दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, ब्लैक एंड व्हाइट का कॉम्बो चल रहा है, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। अब ये जो 40 क्वेश्चन होंगे वो जीके जीएस को होंगे, और उम्मीद करते हैं कि जिनका साइंस वीक होगा वो भले जवाब नहीं दे पा रहे होंगे, लेकिन जिनका जीके जी स्ट्रॉन्ग तो सभी का होता है, इसमें दबा करके मेहनत करेंगे। ठीक है, और आंसर देंगे सभी लोग झूम करके। नेक्स्ट सवाल, अपने मोबाइल फोन के ना पहुंच होने का डर क्या होता है? बहुत लोग को अपना मोबाइल फोन इतना प्यारा होता है कि एग्जाम सेंटर से जैसे निकलते सबसे पहले मोबाइल फोन का मैसेज चेक करते हैं, कॉल चेक करते हैं कि कोई कॉल तो नहीं किया, या कुछ समय के लिए अगर उनका मोबाइल उनको नहीं मिलता है तो क्या कहते हैं, अगर मोबाइल नहीं मिलता घर में तो अकबका जाते हैं, कहीं कोई उनका कोई मैसेज ना पढ़ ले, कहीं कोई उनका चैट ना पढ़ ले, कहीं कोई कॉल लॉग ना देख ले, कोई इंस्टाग्राम ना चेक कर ले। तो मोबाइल कि फोन का ना पहुंच पाने, एंड द फियर ऑफ नॉट हैविंग एक्सेस टू योर मोबाइल फोन, वो क्या कहलाता है? ये बहुत बड़ी आज की यूथ की समस्या है। अब हम लोग का क्या है भैया, मोबाइल कहीं भी रहता कोई दिक्कत नहीं है, गलत है ही नहीं तो टेंशन क्या लेना है। ठीक है, प्रणाम गुरुजी। विजय विद्यार्थी जुड़ चुके हैं हमारे साथ, खुश रहो भाई, कैसे हो, स्वस्थ हो, मस्त हो। चलो, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? नोमोफोबिया, मोनोफोबिया, साइनोफोबिया या यूफोबिया? जल्दी बताइएगा, तब तक आप लोग कमेंट देख लेता हूं भाई मेरे, जल्दी बताइएगा, जल्दी, फटाफट फटाफट। किसी का आंसर अभी तक तो हाँ, बहुत बढ़िया, मनोज यादव ने बोल दिया है। हाँ, हम आपके बैच परचेस किए हैं सर, राधे राधे। एसओ एग्जाम कब तक होगा? नरेंद्र यादव हमारे बैच परचेस किए होंगे तो उसमें मैंने क्लास लिया होगा पॉलिटी का, और काफी बेहतरीन क्लास आपको लगा होगा। याद रखिएगा क्या बोलते हैं, नोमो या मोनो? नोमो या मोनो? कुछ लोग मोनो बोल रहे हैं, कुछ लोग नोमो बोल रहे हैं, क्या होगा बताइएगा। याद रखिएगा, उसको बोलते हैं नोमो, नोमो बोलते हैं भाई मेरे। मोनोफोबिया नहीं होगा, मोनोफोबिया नहीं होगा। जब भी होगा तो यहां पर उल्टा होगा, नो और मोनो नहीं, नोमो। आंसर विल बी ए, नोमोफोबिया।
नोमोफोबिया। जितने भी लोग बोल रहे हैं, अच्छा कुमारी बबीता सब उल्टा उल्टा बोल रही है, ई बोल रही है ईओफोबिया। ईओफोबिया क्या होता है भाई मेरे? नोमो होता है, नोमो मैंने बोला सबसे पहले। हाँ भाई एसो अभिनव तुमने बिल्कुल सही बोला था, नोमोफोबिया। मुस्कान एजेंसी 111 सभी का सही है, जिन्होंने मोनो बोला है वो गलत है। ठीक है, चलिए। मोनोफोबिया पता किसको बोलते हैं? अकेले होने का डर, जिसको लगता है अकेले होने से डर, अकेले होने का डर। बहुत लोगों को लगता है ना कि यार अकेले रहेंगे, हम घर में अकेले रहेंगे, कोई नहीं रहेगा, तो इसको हम लोग मोनो बोलते हैं। ठीक है, और नोमो बोलते हैं फोन ना होने का डर। चलिए नेक्स्ट सवाल, CO2 टैक्स लगाने वाला यह पहला देश कौन सा है? CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड, CO2 टैक्स लगाने वाला पहला देश कौन सा है? स्वीडन है, जर्मनी है, न्यूजीलैंड है, अमेरिका है। कार्बन डाइऑक्साइड आज का सबसे बड़ा जो है वो ग्लोबल वार्मिंग का एक कह सकते हैं 1 अप्रैल वीक में होगा, कंफर्म है, तैयारी कीजिए। एसओ का एग्जाम 1 अप्रैल वीक। चलो जो भी है भाई मेरे, आपको पता होगा जिस तरह से हमारी ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है, तो ग्लोबल वार्मिंग में CO2 का ये बहुत बड़ा योगदान है। और CO2 पर टैक्स लगाने वाला जो पहला कंट्री है वो कौन सा है बताइएगा? तो वो है स्वीडन। और स्वीडन की राजधानी क्या भाई मेरे? स्वीडन की राजधानी का मुझे नाम बताइए, इसकी राजधानी क्या है? जर्मनी का क्या है? जर्मनी का क्या है? और न्यूजीलैंड का क्या है ये बताइएगा? अमेरिका का सबको जानते हैं। जल्दी मेरे भाई फटाफट सभी लोग बताइएगा। निहारिका भट्ट ए स्वीडन की राजधानी बताइएगा फटाफट जल्दी। और ये कब लगाया गया था ये बताइएगा? जल्दी से, तब तक आप लोग कमेंट देख लेता हूं। बहुत बढ़िया, आप लाइव बहुत दिन बाद आए हैं सर जी। हाँ नरेंद्र यादव बहुत दिन बाद लाइव आए हैं भाई मेरे। चलिए तो याद रखिएगा, स्वीडन की राजधानी क्या होती है बताइएगा? स्वीडन 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 की राजधानी क्या होती है? कोई नहीं बता पाया अभी तक। स्वीडन की राजधानी कोई नहीं बता पाया अभी तक। एक ऐसा बच्चा ने स्वीडन की राजधानी बता पाया, बिल्कुल निहारिका। और निहारिका को मैंने लिखवाया भी था जब मैं महिंद्रा में पढ़ाता था, तो मैंने ये कंट्री और कैपिटल निहारिका को मैंने याद भी करवाया था। शायद निहारिका भूल गई होगी, इतने दिन हो गए, लेकिन मुझे याद है कि मैंने निहारिका को और इसके साथ साथ जितने भी बच्चे थे उस समय महिंद्रा में हमारे साथ, तो मैंने सबको कंट्री और कैपिटल याद करवाया था। और स्वीडन की राजधानी होती है क्या मेरे भाई? वो होती है स्टॉकहोम। वही बात करता हूँ जर्मनी का। तो जर्मनी क्या होता है? जर्मनी का हाँ 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 जर्मनी का बताइएगा? जर्मनी का राजधानी जर्मनी का बताइएगा जल्दी फटाफट। सिंपल सिंपल क्वेश्चन पूछ रहे हैं यार, हमको शर्म भर रहा सिंपल सा क्वेश्चन पूछे तुम लोग से। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द थर्ड मोस्ट पॉपुलस कंट्री इन एशिया? मैं बात करता हूं एशिया। एशिया के जो सबसे एशिया के पांच सबसे आबादी वाले देश का नाम याद रखिएगा। आबादी वाले देश, आबादी वाले देश। सबसे पहला अब तो हमारे भारत है, फिर क्या है? चीन है, तीसरा क्या है? इंडोनेशिया है। इंडोनेशिया कहीं है, उसके बाद है चौथा में पाकिस्तान और फिर है बांग्लादेश। ठीक है, तो याद रखिएगा यहां पर क्या हो जाएगा? इंडोनेशिया। ठीक है, और इंडोनेशिया की राजधानी क्या होता है? जकार्ता। इसकी राजधानी क्या है? इंडोनेशिया की राजधानी है जकार्ता। ठीक है, जकार्ता। नेक्स्ट सवाल आते हैं भाई मेरे। हाँ बर्लिन, हाँ उसका तो होगा, जर्मनी का होगा, बर्लिन होगा, बिल्कुल सही, सभी लोगों ने बोला है। बांग्लादेश ही है एशियन कंट्री। मेरे पता है भाई मेरे, तो इसके अनुसार से क्या हो जाएगा? इसके आधार से इंडोनेशिया विल बी द आंसर। तीसरा सबसे अधिक आबादी वाला, तो तीसरा मैंने लिखा है इंडोनेशिया। ठीक है, नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा एक हिंदुस्तानी शास्त्रीय गायक है? शास्त्रीय गायक यानी जिसको बोलते हैं क्लासिकल सिंगर। क्लासिकल सिंगर इसमें से कौन है? गीता चंद्रन है, लीला सैमसन है, गंगूबाई हंगल है, या फिर स्वप्न सुंदरी है? जल्दी बताइएगा फटाफट। मजा आ रहा है आज का सेशन में, क्योंकि आज का सेशन काफी बेहतरीन क्वेश्चन से भरा पड़ा है
और यहाँ पर मुझे लगता है कि कुछ बच्चे जो हैं वो काफ़ी बेहतरीन जो है वो आंसर दे रहे हैं, और ये बच्चे कहीं ना कहीं बढ़िया पढ़ाई किए हैं तभी जो है वो आंसर दे पा रहे हैं। हाँ चलिए, क्लासिकल सिंगर की मैं बात करता हूं भाई मेरे, तो क्लासिकल सिंगर आमतौर पर सिंगर एक तरह से होता है जो हमारे एक तरह से जो लोकल चीजें होती है, जो लोकल हमारी म्यूजिक होती है, जिसको हम लोग शास्त्र बोलते हैं, तो शास्त्र से निकला हुआ गायक। देखो यह है शास्त्र, और शास्त्र का जो गायन होता है इसे ही बोलते हैं शास्त्रीय गायक, और वो है हमारे कौन सा, गंगूबाई हंगल है। कौन है, गंगूबाई हंगल। जो लोग ए बोल रहे हैं वो गलत है, विवेक गुप्ता ने बिल्कुल सही आंसर दिया है, निहारिका यहाँ गलत है। देखो ऐसे क्वेश्चन में आपका नंबर कटेगा, ऐसा क्वेश्चन आपका नंबर काटेगा, क्योंकि क्लासिकल सिंगर, क्लासिकल म्यूजिक जो होती है, इसका ज्ञान और इसके जो चर्चित नाम है वो आपको याद रखना होगा, क्योंकि याद रखिएगा यही नाम जो है वो आपको आगे हेल्प करेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल में आते हैं। कुचिपुड़ी किस प्रदेश का लोक नृत्य है? कुचिपुड़ी की मैं बात करता हूं, पुड़ी, कुचिपुड़ी कहां का है बताइएगा? तमिलनाडु, केरल, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र। ठीक है, पुड़ी, पुड़ी कहां के लोग खाते हैं? आंध्र प्रदेश। जल्दी बताइएगा, जल्दी भैया। पूड़ी जहां बात आ जाए, जहां बात पूड़ी आ जाए, तो पूड़ी लोग कहां का खाते हैं? कहां खाते हैं सबसे ज्यादा पूड़ी? कहां खाते हैं भैया? तो सबसे ज्यादा पूड़ी के लोग आंध्र, जो अंधे लोग हैं वो पूड़ी खा लेते हैं। लॉजिक है, सी 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 सी। बहुत बढ़िया, सभी का आंसर आना शुरू हो गया है। मजा आ रहा है, मजा आ रहा है मुझे, क्योंकि 2 सेशन है मेरे साथ और लगातार मेहनत हो रही है। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेला का आयोजन करता है? यहां पर सूरजकुंड की मैं बात करता हूं तो सूरजकुंड है कहां पर? सूरजकुंड की मैं बात करता हूं तो सूरजकुंड पड़ता है हरियाणा। कहां पड़ता है? हरियाणा, और यह हरियाणा में सूरजकुंड है। यह सिंपल सा क्वेश्चन है। नेक्स्ट सवाल, हिंदुस्तानी संगीत का सबसे पुराना घराना क्या है? हिंदुस्तानी संगीत का सबसे पुराना घराना, यानी जहां से हिंदुस्तानी संगीत आया है, 4 ऑप्शन है। ग्वालियर घराना, आगरा घराना, लखनऊ घराना, जयपुर घराना। एकदम आज 4 बजे तक लाइव चलेगा, बिल्कुल चलेगा भाई मेरा लाइव। आज थकने वालों में से नहीं है। हाँ, बीच में थोड़ा चाय पानी के लिए आपको रखेंगे। चलिए मेरे दोस्तों, शुरू करते हैं, फिर स्वागत करते हैं। चलिए आइए, मैं थोड़ा पानी नहीं मंगवा रहा था, गला सूख रहा लगातार। चलिए बात करता हूं, हिंदुस्तानी संगीत का जो सबसे पुराना है वो है ग्वालियर। और ग्वालियर कहां है भाई मेरे? तो ग्वालियर पड़ता है मध्य प्रदेश। ठीक है, मध्य प्रदेश जो है वो ग्वालियर में, मध्य प्रदेश में ग्वालियर पड़ता है। और यहां पर जो रसूल है, रसूल खानदान जो है, रसूल, ये सबसे पुरानी घराना है ग्वालियर का, जो शास्त्रीय किसके लिए? तो हमारा संगीत के लिए। ठीक है, ग्वालियर होना चाहिए आंसर। बिल्कुल सही आंसर है मेरे भाई, ऐसो बिल्कुल सही आंसर है। जो बच्चे इस सेशन को देख रहे हैं, याद रखिएगा इस सेशन को सबसे पहले लाइक कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन हिट कर लीजिएगा, और बिना बोले इस वीडियो का जो लिंक है वो अपने हर ग्रुप में, चाहे वो आपका टेलीग्राम ग्रुप हो, व्हाट्सएप ग्रुप हो या फेसबुक ग्रुप हो, शेयर जरूर कीजिएगा। क्योंकि याद रखिएगा आपका एक शेयर मेरे इस मेहनत को बहुत बड़ा फल दे सकता है। क्योंकि याद रखिएगा, अगर आपके साथ अधिक मात्रा में लोग जुड़ते हैं तो ऊर्जा भी अधिक ऊर्जा निकलती है, जिससे हम लोग और मेहनत करते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। संगीत नाटक अकादमी की स्थापना डैश वर्ष में की गई थी? नौटंकी वाला जो नाटक होता है, इसकी अकादमी स्थापना कब किया गया था और कहां किया गया था? 1952, 50, 53 या 51? जल्दी बताइएगा, जल्दी मेरे भाई। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, सभी का आंसर आना तो अभी शुरू नहीं हुआ है। कहां पर है, कहां पर किया गया है? कहां पर इसका किया गया स्थापना?
ए। हाँ, बहुत बढ़िया, याद रखिएगा। 1952 में किया गया था और ये कहां किया गया था? दिल्ली में किया गया था। और इसके जो पहले अध्यक्ष थे, पहले अध्यक्ष जो थे नाटक अकेडमी का, वो थे पीवी राजमन्नार, पीवी राजमन्नार। ठीक है, बहुत बढ़िया निहारिका भट्ट, दिल्ली। मुंबई कहां से? मुंबई 1953 कहां पहुंच गया? ये सो गलत है, गलत आंसर है। एक्चुअल नॉलेज सेंटर 2.0, ये नया वर्जन है क्या भाई मेरे? एक्चुअल सेंटर 2.0 कोई नया वर्जन है क्या? नेक्स्ट क्वेश्चन, जनवरी, अब करंट अफेयर्स आ गया। जनवरी 2024 में मलेशिया के 17वें राजा के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? यानी मलेशिया में जो राजा है अभी कौन है 17 नंबर के? सुल्तान अब्दुल्ला, सुल्तान अहमद शाह, सुल्तान इब्राहिम, सुल्तान सिकंदर, सुल्तान कमाल हुसैन फिरदौस, सुल्तान तुआकू अब्दुल रहमान। करंट अफेयर से क्वेश्चन पूछेंगे, इसमें कहीं कोई डाउट नहीं है। निहारिका, आज तुम ऑफिस में हो कि घर पर हो जाए ये भी बता दो। ऑफिस में हो या घर पर हो ये भी बता दो। 1952 दिल्ली में राजमन्नार। हाँ, बहुत बढ़िया मेरे भाई। एसो अभिनव, याद रखिएगा। यहां पर अभी जो वर्तमान में 17वें जो राजा हैं, जो 17वें राजा हैं, आजा मेरे भाई, तू क्यों इतना टेंशन में है? जो 17वें राजा हैं उनका नाम क्या है? सुल्तान इब्राहिम, सुल्तान इस्कंदर। ये 17वें राजा हैं मलेशिया के। और मलेशिया की राजधानी क्या है मुझे बताइएगा? मलेशिया की राजधानी क्या है मलेशिया की? अच्छा, आज घरे में है, छुट्टी है क्या जी? नौकरी है नौकरी में छुट्टी कहां से, आज घर में हो तुम? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा लोक नृत्य मुख्य रूप से भारतीय राज्य बिहार में किया जाता है? अपना बिहार आ गया है। अपना बिहार नाम सुनते ही बिहार का एक मन में अपनापन आ जाता है। अपना बिहार की बात हो रही है, अभी तक पूरे भारत पूरे विश्व की बात हो रही थी, अब आया निम्नलिखित में से कौन सा लोक नृत्य मुख्य रूप से भारतीय राज्य बिहार, एक बिहारी सब पर भारी, एक बिहारी 28 राज्य के बराबर भारी है, वो कौन सा है? घूमर है, कोलंबिया है, विदेशिया है, कुमिट्टी है। तो हमारे बिहार के अक्सर सभी लोग विदेशी होते हैं, यानी परदेशी होते हैं, दूसरा जगह जा करके क्या करते हैं? मजदूरी करते हैं। तो क्या हो जाएगा? विदेशिया। क्या हो जाएगा? विदेशिया। ठीक है, सी 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 सी। बहुत बढ़िया मुस्कान रघुवंशी। अब मुस्कान रघुवंशी का प्रेशर थोड़ा सा कम हो गया होगा, बीपी कम हो गया होगा, क्योंकि तुम्हारी पॉन्स मेडुला और सेरिबेलम जो है वो ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करना मतलब शुरू कर दिया होगा इस सेशन के बाद से। ठीक है, अब शादी का प्रेशर तुम्हारा कम हो गया होगा, लगता होगा कि अब प्रेशर खत्म, इसीलिए क्लास लिया जाता है। ये क्लास नहीं, एक थेरेपी है। जो भी बच्चे प्रेशर में है इस क्लास को लीजिए और अपनी प्रेशर को कम कीजिए, क्योंकि ये क्लास नहीं, ये थेरेपी है आप सभी के लिए, आपको बेरोजगारी से रोजगार की तरफ लाने के लिए। ठीक है, तो इस थेरेपी को लेना ना भूलें। ठीक है, ये क्लास नहीं, एक थेरेपी है। आज से नया कोटेशन। चलिए, और हाँ, मेरा जो टाइटल है वो बदल गया है। अब मेरा टाइटल जो है भाई मेरे, याद रखिएगा, अब मेरा जो टाइटल है, अब आप लोग को मेरे थंबनेल में दिख रहा होगा। थंबनेल में नहीं दिख रहा है? अब मेरा टाइटल जो है वो थंबनेल में नहीं दिख रहा है। देखिए, अब मेरा टाइटल क्या दिख रहा है? आज के बाद मुझे किस नाम से आप लोग बुलाइएगा? आज के बाद मुझे किस नाम से बुलाइएगा? ये नाम याद रखिए, ये नाम आपको बहुत दूर तक लेकर जाएगा। सिंह सर। कहोगे सर अभी तक आप जीएस ऑल गुरु थे, तो जीएस ऑल गुरु मेरा चैनल का नाम है, एन एक्सपर्ट जीएस ऑल गुरु, लेकिन मेरा रियल नेम सिंह सर है। और ये सिंह सर आपके जुबान पर हमेशा रहना चाहिए, आज के बेरोजगारी के दौर में भी और कल के रोजगार के दौर में भी। क्योंकि अगर कोई बच्चा जीके जीएस पढ़ना चाहता है तो नाम बस एक ही आना चाहिए, सिंह सर डिटेल एनालिसिस के साथ। ठीक है, चलिए, मुस्कान अपने मुस्कान पर वापस लौट गई, इसका ब्लड प्रेशर कम हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे भाई, बिहार केसरी के नाम से किसे जाना जाता है? इससे सिंपल सवाल मैंने आज तक नहीं देखा है, और इसमें भी अगर गलती करेंगे तो क्या होगा? एसो सिंह इज किंग, बिल्कुल सही। 20 तक किया ऑफिसर अटेंडेंट का रिजल्ट दे देगा सर। सब बात करेंगे भाई, मैं जल्दी बताओ फटाफट, पहले जल्दी 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 मेरे भाई, समय सबके पास कम है। इनके नाम से
जल्दी बताइएगा। भारत, ये बिहार के पहले मुख्यमंत्री भी थे। जल्दी जल्दी, सभी का कमेंट आना शुरू हो गया है, याद रखिएगा। वाह रे बाबू वाह, एकदम विजय विद्यार्थी बिहार के है नहीं, एक बिहार से निकाल दो। पूजा कुमारी को भी बिहार से निकाल दो, ये सब बिहार से बाहर है, सबको भेजो यूपी में, झारखंड में भेजो, इस सबको झारखंड में, यूपी में भेजो, बांग्लादेश में। हाँ, श्री कृष्ण सिंह, श्री कृष्ण सिन्हा की बात करता हूं भाई मेरे, श्री कृष्ण सिन्हा की मैं बात करता हूं। ये हमारे बिहार के पहले मुख्यमंत्री थे, बिहार के पहले मुख्यमंत्री थे। इनका नाम याद रखिएगा, श्री कृष्ण सिंह, श्री कृष्ण सिन्हा। और इन्हीं के नाम पर कृष्ण मेमोरियल हॉल भी खोला गया है गांधी मैदान में। अगर आप पटना में आए होंगे तो गांधी मैदान एक जगह है, वहां पर इनका एक हॉल है, श्री कृष्ण मेमोरियल हॉल। और ये पहले हमारे बिहार के मुख्यमंत्री थे और इन्होंने सेवा बिहार में 1946 से लेकर के 1961 तक दिया था। यानी ये काफी अच्छा बिहार को काम किए दिए थे और काफी जमीन से जुड़े हुए एक नेता थे। ठीक है, टाइप में गलती हो गया था, कोई दिक्कत नहीं है, गलती हो गया बता है। प्रीतम राजा जुड़ चुके हैं हमारे क्लास में बहुत दिन के बाद। गुड आफ्टरनून सर, गुड आफ्टरनून भाई, कैसे हो, स्वस्थ हो, मस्त हो। तो मैं बता देना चाहता हूं, जो बच्चे अभी जुड़ रहे हैं, ये क्लास नहीं एक थेरेपी है और इस थेरेपी को वो बच्चे जरूर लें जो इस बार रोजगार लेना चाहते हैं और वो भी गजेटेड ऑफिसर वाला लेवल 7 वाला जो जॉब लेना चाहते हैं, उनके लिए ये क्लास नहीं थेरेपी है। और बिना थेरेपी के जिस तरह से मरीज ठीक नहीं होता है, आपकी बेरोजगारी भी ठीक नहीं होगी। चलिए, बहुत बढ़िया, सॉरी सर, कोई दिक्कत नहीं भाई मेरे। नेक्स्ट सवाल में आते हैं और नेक्स्ट सवाल आपके सामने यह है, प्रसिद्ध पुस्तक मेघदूत के लेखक कौन है? यानी मेघदूत, एम्बेसडर हम लोग बोलते हैं दूत को। मेघदूत कौन लिखा था? भाषा ने लिखा था, कालिदास ने, शूद्रक ने या वात्स्ययन ने? बुक्स एंड ऑथर, सब ये क्वेश्चन आता ही आता है, पता ही हो आपको होगा, इसमें तो आपको पता ही पता होगा। हाँ चलिए जल्दी बताइएगा। ए जुड़ चुके हैं, ए का नाम ए ही है, ए से अभिषेक भी हो सकता है, ए से अभिनव भी हो सकता है। गुड आफ्टरनून सर, गुड आफ्टरनून भाई। चलिए, मुस्कान, कालिदास, हाँ याद रखिएगा। मेघदूत ये काफी फेमस किताब है, लिखा गया है कालिदास के द्वारा, कालिदास। वही मैं बात करता हूं कि वात्स्यायन ने क्या लिखा था, तो वात्स्यायन ने लिखा था कामासूत्र। कामासूत्र जो पुस्तक है उसके लेखक कौन है, तो कामासूत्र को लिखने वाले कौन है भाई मेरे? वात्स्यायन है। ये भी क्वेश्चन आया हुआ है, ये दोनों हमारे PYQ हैं, कामासूत्र भी और हमारे कालिदास वाला मेघदूत भी। ठीक है, नेक्स्ट सवाल में आते हैं। नेक्स्ट सवाल आपके सामने ये रहने वाला है, राष्ट्रीय खेल दिवस। खेल हमारे जीवन का एक वो हिस्सा होता है जो हमें शारीरिक रूप से और मानसिक रूप से स्वस्थ रखता है। कहा जाता है कि इंसान को अगर प्रेशर से मुक्ति चाहिए तो उसे कुछ ना कुछ खेल खेलना चाहिए, चाहे इंडोर या आउटडोर। तो राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है ये बताइएगा। 25 अगस्त को, 26 अगस्त को, 28 अगस्त को या 29 अगस्त को? जल्दी। बहुत बढ़िया, सभी का कमेंट आना शुरू हो गया है, सभी का कमेंट आना शुरू हो गया है। हाँ, आपको पता होगा हम लोग हॉकी का जादूगर कहते हैं। हॉकी का जो जादूगर होता है किसे कहते हैं? तो एक बंदा था जिसका नाम था मेजर ध्यानचंद। मेजर ध्यानचंद जो इन्हें हॉकी का जादूगर था, इनका जन्म जो है भाई मेरे 29 अगस्त को हुआ था। और हॉकी का जो जादूगर है वो मेजर ध्यानचंद को कहते हैं। इन्हीं का जो जन्म हुआ था वो 29 अगस्त को हुआ था और ये पूरे भारत में 2012 से, पूरे भारत में इसकी शुरुआत 2012 से हुई है। किस चीज की? तो खेल दिवस के रूप में 29 अगस्त को मनाने की। ठीक है, मेजर ध्यानचंद, हाँ बहुत बढ़िया भाई मेरे। और इन्हें हम लोग हॉकी का जादूगर भी कहते हैं, इसमें भी कोई दोहराई नहीं है। ठीक है, चलिए, सभी लोग को MD अमजद आ चुके हैं, 29 बोल दिया है। उम्मीद करते हैं भाई मेरे कि सभी को ये सेशन बेहतरीन लग रहा होगा, शानदार लग रहा होगा। क्योंकि याद रखिए दोपहर का समय है और ये समय में अगर आपको समय बर्बाद करना है तो या तो कोई मूवी देखोगे या फिर रील्स को स्क्रॉल करोगे या फिर यूट्यूब पर कुछ वीडियो देखोगे। इससे बढ़िया है भाई मेरे कि इस सेशन को थेरेपी के रूप में लें और अपने जो भी कमियां हैं GK GS को उसको दूर करें। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल आते हैं भाई मेरे। शीतकालीन ओलंपिक 2026 की मेजबानी
डैश द्वारा की जाएगी, क्योंकि पता है 6 महीना करंट अफेयर्स पूछेगा और करंट अफेयर 2026 का शीतकालीन मेजबानी कौन करेगा। 4 ऑप्शन यहां पर हैं, रशिया, कनाडा, इटली और फ्रांस। जल्दी बताइएगा कौन करेगा, फटाफट मेरे भाई जल्दी से तो कमेंट आप लोग देख लेता हूं। बहुत बढ़िया, सभी कमेंट आना शुरू हो गया है, बहुत बढ़िया। सभी कमेंट आना शुरू हो गया है। समझिएगा, इसका मैं थोड़ा इतिहास बता देता हूं, इसका मैं थोड़ा सा इतिहास। शीतकालीन की अगर मैं बात करता हूं तो शीतकालीन ओलंपिक की शुरुआत कब हुई थी। शीतकालीन जो ओलंपिक की मैं बात करता हूं मेरे भाई, शीतकालीन ओलंपिक का इतिहास की बात करता हूं तो इसकी शुरुआत जो है, इसकी शुरुआत 1924 से लेकर 1936 तक, 1924 से शुरू किया गया है और 36 तक चला। ठीक है, सबसे जो पहला देश था, पहला देश वो कौन सा था, तो वो देश था फ्रांस। ठीक है, बाद में इसको जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर चल रहा था तो द्वितीय विश्व युद्ध को लेकर इसको बंद कर दिया गया था। जो द्वितीय विश्व युद्ध चला था, द्वितीय विश्व युद्ध जो चला था वो कब से चला था, 1939 से लेकर 1945 तक चला था, 45 तक चला था, उसको लेकर बंद कर दिया गया था। लेकिन फिर इसको शुरू किया गया है और इस बार इसको इटली में आयोजित किया जाना है। तो ये भी क्वेश्चन आते हैं, इटली की राजधानी क्या होगी, इटली की राजधानी क्या होगी। कहोगे सर इटली की राजधानी बताइएगा, इटली शहर है या देश है, इटली शहर है या देश है, बताइएगा तो जल्दी से, जल्दी। इटली की राजधानी जल्दी। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, तब तक लच्छू महाराज डैश के लिए प्रसिद्ध भारतीय शास्त्रीय नर्तक और नृत्य निर्देशक कोरियोग्राफर थे। इनका नाम शायद ही कोई भूल सकता है, लच्छू महाराज का। और ये नो डाउट बहुत पुराने हमारे जानकार थे, किसके, कथक के, ओडिसी थे, छऊ थे या कुचिपुड़ी के। जल्दी बताइएगा, जल्दी से, जल्दी बताइएगा, जल्दी से भाई बताइएगा। देखते हैं कितने लोग का सही आंसर है। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है मेरे भाई, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आपको बता दूं, हाँ, रोम 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 रोम, बहुत बढ़िया। इटली की राजधानी रोम होती है कि रोम की राजधानी इटली होती है, ये बताइएगा। रोम होगा इटली का कैपिटल। हाँ, बहुत बढ़िया भाई मेरे, पूजा ने बिल्कुल सही आंसर दे दिया है, ए कंट्री है सर, बिल्कुल सही। मैं बताता हूं, लच्छू महाराज की मैं बात करता हूं भाई मेरे, तो लच्छू महाराज जो है ये कथक के प्रसिद्ध भारतीय नर्तक और निर्देशक भी रहे हैं। इनका जो जन्म है ये यूपी में हुआ है, यूपी में हुआ है और इनके द्वारा कुछ लेखन भी है, लेखन जैसे कृष्ण लीला, उसके बाद ऋतु रंग, ये इनके कुछ लेखन हैं। तो ये भी जाना था कृष्ण लीला किसने लिखा है, तो लच्छू महाराज ने लिखा है और ये हमारे बेस्ट कोरियोग्राफर भी रहे, किसके, कथक के। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल में आते हैं। नेक्स्ट सवाल, तब तक मैं चाय पी लेता हूं। क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है, जल्दी बताइए, तब तक मैं थोड़ा चाय पी लेता हूं। कथक, इटली इज अ कंट्री, हाँ भैया इटली। इटली का क्या फेमस है, इटली का क्या फेमस बताना। प्रवीण गलत है, छऊ नहीं होगा। नेक्स्ट सवाल दीजिए आंसर, सब गलत बोल रहा है। जल्दी से भाई मेरे, सामान रहने शुल्क थे ग्रामीण गठन, जल्दी बताइएगा।
ऑप्शन अपलोडिंग सून। अरे ये ऐसे लिख दिया है, इंग्लिश का ऑप्शन जो है ना वो अपलोड नहीं हो पाया था इस कारण से। सभी लोग का गलत आंसर है, यानी तुम लोग डीपीएसपी नहीं पढ़ो, इसका मतलब डीपीएसपी कहां से लिया गया पढ़े हो, लेकिन डीपीएसपी का पूरा आर्टिकल 36 से 51 तो शायद तुम लोग नहीं पढ़े हो। जो पढ़ा होगा वो मार देगा। बिल्कुल, क्या बात है, अभिनव ने बिल्कुल शानदार बैटिंग किया है और काफी बेहतरीन आंसर दिया है। निहारिका ने बहुत बेहतरीन आंसर दिया है, वेरी गुड निहारिका। डी ही होगा भाई मेरे। 48 में क्या कहता है? 48 में कहता है कि पशुपालन को बढ़ावा देना, कृषि और पशुपालन को बढ़ावा देना होता है। आपको पता होगा ना, जो 48 होता है उसमें कहा जाता है कि जो राज्य सरकारें होंगी वो अपने राज्य में खेती को, यानी जो कृषि है और पशुपालन को बढ़ावा देंगी। ये जो कार्यपालिका और न्यायपालिका जो पृथककरण है ये अनुच्छेद 50 में आता है, ठीक है। और जो 49 होता है वो राष्ट्रीय स्मारक की रक्षा करना होता है, महत्व को बचाए रखना होता है। फिर ए बोल रहा है प्रीतम, ए कहां से हो जाएगा भाई मेरे? डी होगा, डी 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 फॉर डियर। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। हाँ, आर्टिकल 50 का होगा, ये गलत लिखा है। बिल्कुल सही निशु कुमारी। तुम कहां गायब हो गई थी बीच में निशु कुमारी? थोड़ा चाय खत्म होने दो फिर मजा लेते हैं, पहले चाय का मजा ले लेते हैं। चलिए, चाय खत्म, काम शुरू। तो मैं बात करता हूं भाई मेरे, ये जो आर्टिकल है गलत लिखा हुआ है, याद रखिएगा। आर्टिकल 48 में होता है कि राज्य सरकार हमेशा अपने राज्य में कृषि और पशुपालन को बढ़ावा देगी। वही जो अगर बात करता हूं कि ये कार्य का पृथक्करण, यह आर्टिकल 50 में आता है, आर्टिकल 50 में आता है। 49 में होता है राष्ट्रीय स्मारक की रक्षा। जो भी हमारे राज्य में राष्ट्रीय स्मारक होगा उनका संरक्षण किया जाएगा। ये मैं क्लास में बहुत बार पढ़ाया हूं, अगर नहीं पढ़े तो पढ़ लीजिए आप लोग। नेक्स्ट, ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय प्रथम व्यक्ति कौन थे? जी शंकर कुरूप थे, महादेवी वर्मा थे, रणधारी सिंह दिनकर थे या महाश्वेता देवी थी? जल्दी बताइएगा फटाफट भाई मेरे। अब ताबड़तोड़ बैटिंग करते हैं, बिल्कुल रुकना नहीं है, जल्दी बताइएगा, जल्दी जल्दी मेरे भाई फटाफट बताइएगा। जल्दी फटाफट, सभी का आंसर आना शुरू हो गया है। चलिए, ए ए ए ए, हाँ बिल्कुल सही, याद रखिएगा। ये जो प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार है ये कौन किनको मिला था? तो ये मिला था जी शंकर कुरूप को। और ये देता कौन है? ये देता कौन है? ज्ञानपीठ पुरस्कार देता कौन है? इसका जो देने वाला है उसका नाम बताइएगा, देता कौन है, ये आपके लिए ऑप्शन रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान में संशोधन करके शिक्षा का अधिकार कब जोड़ा गया था? तो आपको पता होगा शिक्षा का अधिकार, इसके लिए 86वां संशोधन हुआ था। इसके लिए 86वां संशोधन हुआ था। और ये कब से लागू हुआ था? तो 1 अप्रैल 2010 से। शिक्षा का अधिकार का मतलब है 6 से 14 वर्ष के बच्चे जो हैं, 6 से 14 वर्ष के बच्चों को मुफ्त शिक्षा दिया जाएगा, मुफ्त शिक्षा दिया जाएगा। और ये 86वां संशोधन के द्वारा किया गया था 1 अप्रैल 2010 को। नेक्स्ट सवाल में आते हैं, वह दर जिस पर बैंक रिजर्व बैंक को उधार देता है उसे क्या बोलते हैं? बैंक रिजर्व बैंक को उधार देता है। तो देखो इसमें होता क्या है, एक होता है रेपो रेट, और एक होता है रिवर्स रेपो रेट। रेपो रेट में बैंक लेता है और रिवर्स में बैंक देता है, ठीक है। क्या है? बैंक दर, रेपो दर, रिवर्स रेपो रेट। तो बैंक यहां पर देता है, रिजर्व बैंक रिजर्व को देता है। तो भाई बैंक देता है, कौन सा हो जाएगा? रिजर्व रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, ठीक है, रिवर्स रेपो रेट। बहुत बढ़िया, RR, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, भारत में गिद्धों को तेजी से घटती जनसंख्या का मुख्य कारण क्या है? आपको पता है जो वल्चर होते हैं, गिद्ध होते हैं, इनकी संख्या घट रही है, क्यों? डिफोलोक्स क्या बोलते हैं, डिक्लोफिनेक्स दवा का अत्यधिक प्रयोग, जानवरों की कम मृत्यु दर, जानवरों की अधिक मृत्यु दर, या स्वच्छता? याद रखिएगा, एक दवा है जिसका नाम है क्या? उसका नाम है
डिक्लोफिनेक दवा, ये दवा के कारण क्या होते हैं कि इनकी मृत्यु हो रही है और ये क्या हो रहे हैं, इनकी संख्या कम हो रही है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। हाँ भाई, ऑप्शन ए ही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, ताबड़तोड़ बैटिंग करते हैं अब। वे विषय जिन पर केंद्र और राज्य सरकार दोनों कानून बना सकती हैं, उस विषय को क्या बोलते हैं? तो ये सभी को पता होगा। उस विषय को क्या बोलते हैं? उस विषय को समवर्ती सूची में रखते हैं। किस सूची में रखते हैं? समवर्ती सूची। और इसे कहाँ से लिया गया है भाई? इसको कहाँ से लिया गया है? तो इसको लिया गया है ऑस्ट्रेलिया से। कहाँ लिया गया है? ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। और इसको समवर्ती सूची में कौन सा होता है? तो मैं बात करता हूँ शिक्षा, मैं बात करता हूं स्वास्थ्य। इन दोनों को मिलकर कानून बनाते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करता हूं। मुगल काल में जनपद जिला क्या कहलाता था? तो जनपद को क्या बोलते थे? सरकार बोलते थे, तर्क बोलते थे या इक्ता बोलते थे? जल्दी बताइएगा। और मुगल काल कब से कब तक था यह भी बताइएगा। तो मुगल काल 1526 से लेकर 1707 तक था। यह भी आपको याद रखिएगा, ये पूरा मुगल काल है। ये भी एग्जाम में पूछ सकता है। और जिला को क्या कहते थे, जैसे आज जो बोलते हैं? जल्दी बताइएगा। तब तक आप लोग कमेंट थोड़ा देख लेते हैं, जल्दी मेरे भाई। जल्दी, ये क्वेश्चन बिहार दरोगा का है। क्या बात है, क्या बात है। बहुत बढ़िया, सभी का आंसर पूरा हो गया। याद रखिएगा, जिला का मतलब है सरकार। क्या है? इक्ता नहीं, इक्ता मत बोलिएगा। इक्ता का मतलब होता है राज्य। राज्य होता है इक्ता, राज्य होता है इक्ता, उससे छोटा होता है सरकार। ठीक है, बी 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 बी, बहुत बढ़िया, सभी का बी आ गया। चलिए, शानदार तरीके से आप लोग बिल्कुल आंसर दे रहे हैं। नेक्स्ट सवाल, निम्नलिखित में से किस स्मारक का निर्माण शेरशाह सूरी ने करवाया था? तो आपको पता होगा शेरशाह सूरी की अगर मैं बात करता हूं तो इसने सूरी वंश का निर्माण किया था। सूरी वंश इसने शुरू किया था और इसकी जो मृत्यु हुई थी वो 1545 में हुआ था। इसकी मृत्यु 1545 में हुआ था। और इसने दिल्ली में एक किला, एक कुहना मस्जिद बनवाया था 1541 में। और शेरशाह सूरी ने हुमायूं के साथ 2 युद्ध लड़े थे। हुमायूं के साथ 2 युद्ध भी लड़ा था। ठीक है, आपको पता होगा बैटल ऑफ चौसा और बैटल ऑफ जो बक्सर है, बैटल ऑफ चौसा है, ये आपने पढ़ा होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, इसने हुमायूं को भारत से बाहर भगाया था। निम्नलिखित में से किस पुरस्कार का संबंध खेल से नहीं है? ठीक है, खेल से नहीं है। ध्यानचंद्र, अर्जुन, द्रोणाचार्य, सरस्वती सम्मान पुरस्कार। सिंपल सा है, इससे सिंपल क्वेश्चन आ नहीं सकता अभी तक का। जल्दी बताइएगा फटाफट। चलिए, सिंपल सी बात है भैया, इसका क्वेश्चन का आंसर ध्यानचंद्र। अभी जस्ट देखे थे हॉकी, मेजर ध्यानचंद हॉकी देखे थे। अर्जुन हम लोग को मिलता है किन को? तो जो भी हमारे मेंटर होते हैं, उनको मिलता है, जो सिखाते हैं जैसे कोच वगैरह, उनको मिलता है। द्रोणाचार्य भी उन्हीं को मिलता है। और ये खिलाड़ी को भी मिलता है, अर्जुन पुरस्कार। और द्रोणाचार्य सरस्वती जो है ये साहित्य के लिए मिलता है। तो ये इससे कोई संबंध नहीं है, ये आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल की मैं बात करता हूं, भारतीय अर्थव्यवस्था कैसी है? तो अर्थव्यवस्था हमारी कैसी है? तो मिश्रित है। कौन सी है? मिश्रित है। कौन सी है? मिश्रित है। यानी हम लोग दोनों को मिलते हैं। किसको मिलते हैं? हम लोग दोनों को मिलते हैं। हम लोग एक तरह से समाजवादी अर्थव्यवस्था, समाजवादी को भी मानते हैं और पूंजीवादी को भी मानते हैं, पूंजीवादी को भी। लेकिन पूंजीवादी अमेरिका एक ऐसी देश है जहां पर पूंजीवादी है। जो गरीब देश होते हैं, उसमें समाजवादी, यानी जिस समाज में सभी सुविधाएं, सभी चीज़ों का निर्माण, उसका वितरण या उसका जॉब जो है वो सरकार के द्वारा करवाया जाता है, उसे समाजवाद कहते हैं। जिसमें सभी के सभी मैक्सिमम चीज़ें प्राइवेट के द्वारा प्रोवाइड किया जाए, उसे हम लोग पूंजीवाद कहते हैं। और इंडिया में आधा प्राइवेट आधा जो है सरकारी, उससे हम लोग क्या बोलते हैं? मिश्रित बोलते हैं। ठीक है, बहुत बढ़िया। क्या होना चाहिए? मिक्स हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे भाई, चहुद्रों के उत्खनन का निर्देशन किया था? किसने गाइड किया था जब चहुद्रों का उत्खनन हो रहा था? J.H. मैक ने, सर जॉन मार्शल ने, I.M. हिलर ने या सर ऑरेल स्टीन ने? जल्दी बताइएगा फटाफट, जल्दी मेरे भाई बताइएगा, फिर मजा आएगा अभी इस बार।
जल्दी जल्दी बताइएगा। क्या बात है, सभी का आंसर आना शुरू हो गया है और सभी का आंसर में कुछ वेरिएबल है। क्या बात, क्या बात, क्या बात है। जल्दी 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 जल्दी। चलिए मैं बात करता हूं चौहुद्रो, तो मैं चौहुद्रो की मैं बात करता हूं तो ये मोहनजोदड़ो, मोहनजोदड़ो से 130 किलोमीटर दूर है दक्षिण पूर्व में, ठीक है चौहुद्रो। और चौहुद्रो का उत्खनन 2 बार हुआ था, एक बार 1931 में, दूसरा 1935 में। इसका 1931 में मजूमदार ने करवाया था और 1935 में मैक ने करवाया था, यानी जेएच मैके ने, ठीक है। अगर 1931 पूछेगा तो एमजी मजूमदार हो जाएगा, 1935 से पूछेगा तो मैक हो जाएगा, यहां पर ए होगा मैक, ठीक है। चलिए नेक्स्ट सवाल, निम्नलिखित में से कौन सा एक संघीय बजट की तैयारी और उसे संसद में पेश करने के लिए उत्तरदायी है? क्या बात है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। जो भी हमारा बजट प्रस्तुत होता है उसके लिए कौन जिम्मेदार होता है? राजस्व विभाग, आर्थिक कार्य विभाग, वित्तीय सेवाएं विभाग या व्यय विभाग? जल्दी बताइएगा फटाफट, जल्दी मेरे भाई, जल्दी बताइएगा। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। इसका और कितना क्वेश्चन है सर? और केवल 12 क्वेश्चन है प्रवीण कुमार, और 12 क्वेश्चन है, 88 हो चुका है 100 में। याद रखिएगा, ये हो जाएगा इसका आंसर कि हमारा जो बजट तैयार करता है वो होता है इकोनॉमिक, आर्थिक कार्य विभाग, ठीक है। और ये हमारा वित्त विभाग के अंतर्गत काम करता है, वित्त विभाग, आर्थिक कार्य विभाग होता है, ठीक है। नेक्स्ट सवाल, फसल चक्र आवश्यक है किसके लिए? पादपों में प्रोटीन वृद्धि हेतु, विभिन्न फसलों के प्राप्ति हेतु, मृदा की उर्वरता शक्ति में वृद्धि हेतु या मृदा की नमी को बनाए रखने के लिए? तो भैया सिंपल क्वेश्चन है, फसल चक्र क्यों करते हैं? तो फसल चक्र जो होता है वो मिट्टी में उर्वरा की मात्रा को मेंटेन, क्योंकि कुछ ऐसे फसल होते हैं जिनसे मिट्टी में उर्वरा बढ़ते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जिस मिट्टी से नाइट्रोजन को खींचते हैं या सोखते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट सवाल आते हैं भाई मेरे, नेक्स्ट सवाल आते हैं। कुमाऊं हिमालय निम्नलिखित में से किन 2 नदियों के बीच स्थित है? आपको पता होगा ये मुख्य रूप से नदियों के आधार पर हिमालय जो है, नदियों के आधार पर हिमालय जो है वो 4 प्रकार की है। कितने प्रकार की? 4 प्रकार की, जिसको हम लोग बोलते हैं, सबसे बड़ा वाला होता है, इसका ट्रिक होता है नापाक। नापाक का फुल फॉर्म नेपाल हिमालय, असम हिमालय, पंजाब हिमालय और कुमाऊं हिमालय। कुमाऊं उत्तराखंड का नाम होता है पुराना। तो वही कह रहा है निम्न कुमाऊं हिमालय निम्नलिखित में से किन नदियों के बीच है? तो सिंपल सी बात अगर मैं बात करता हूं तो सबसे पहले पंजाब, और इधर बात करते हैं तो सिंधु और सतलज और काली, तीस्ता ब्रह्मपुत्रा, काली और तीस्ता। तो मैं बात करता हूं भाई मेरे, अगर मैं ऐसा बताऊं, ऐसा, ठीक है, तो यहां पर हमारा क्या होता है? पंजाब हिमालय, फिर यहाँ क्या होता है? कुमाऊं हिमालय, फिर असम हिमालय और फिर नेपाल हिमालय, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? सतलज काली होगा या कौन सा? तो सबसे यहाँ से यहाँ होता है, सतलज से लेकर सिंधु से लेकर के सतलज ये होता है, और सतलज से लेकर के आपका काली होता है, सतलज से लेकर काली होता है, काली से तीस्ता होता है, फिर काली तीस्ता अलग हो जाता है। तो कौन सा हो जाए बताइएगा? काली और तीस्ता, तो सतलज और काली, ऑप्शन नंबर सी। हाँ बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलिए ये मैं ऑलरेडी पढ़ा चुका हूं आप लोग को। सल्तनत काल के दौरान दीवाने अर्ज विभाग था। दीवाने अर्ज किसने बनाया था पहले ये बता दीजिए, और ये दीवाने अर्ज किसके लिए था? राजस्व के लिए, सैन्य के लिए, प्रशासन के लिए, कानून के लिए? जल्दी मेरे भाई फटाफट, दीवाने अर्ज किसने बनवाया था ये बताइएगा। याद रखिएगा दीवाने अर्ज जो है, दीवाने अर्ज ये सैन्य विभाग था, सैन्य विभाग था, और इसको किसने बनवाया था? अलाउद्दीन खिलजी ने, अलाउद्दीन खिलजी ने बनवाया था दीवाने अर्ज, अलाउद्दीन खिलजी ने।
नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के सर्वोदय नेता लोकमान्य जयप्रकाश नारायण का जीवन काल। जेपी आंदोलन, आपको पता होगा जो नीतीश कुमार है इसी जेपी आंदोलन के देन है। जयप्रकाश नारायण के आंदोलन में वो उस समय हिस्सा लिए थे, विद्यार्थी थे और इतना बड़ा चेहरा बन गए कि आज मुख्यमंत्री है बिहार के पिछले 22 सालों से। बिहार में कुछ भी हो नीतीश कुमार ही रहेंगे मुख्यमंत्री, ये तय है। जीवन काल कब से कब तक? 1979 तक, 2 से 77 तक, 2 से 79 से 278 तक। ये बताइएगा जल्दी जल्दी मेरे भाई, जल्दी जल्दी याद रखिएगा। इसका आंसर होगा सी। हाँ सी सी सी, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट सवाल आते हैं, कनिष्क के शासन काल में बौद्ध संगीत का आयोजन डैश में हुआ था। कहां पर हुआ था? जब कनिष्क अपने समय में थे तो कहां करवाए थे? बोध गया में करवाए थे। आपको पता होगा बौद्ध की 4 संगति हुई थी। बौद्ध की कितनी संगति हुई थी? 4 संगति। बौद्ध की 4 संगति थी, ठीक है। इस 4 में से कनिष्क वाला कहां पर हुआ था? बोध गया में हुआ था, सारनाथ में या कश्मीर में? जल्दी बताइएगा। बहुत बढ़िया, याद रखिएगा कश्मीर में हुआ था। नेक्स्ट, सूचना का अधिकार जिसको आरटीआई कहते हैं, भारत में निम्नलिखित में से किस एक को छोड़कर सभी राज्यों के लिए केंद्र शासित प्रदेश किया जाता है? आरटीआई हम लोग कहां पर इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं? याद रखिएगा आरटीआई हम लोग कहां पर इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं? जम्मू कश्मीर, अरुणाचल प्रदेश, अंडमान निकोबार या फिर आंध्र प्रदेश। आरटीआई, राइट टू इंफॉर्मेशन, सूचना का अधिकार। जल्दी बताइएगा। और इसे कब लागू किया गया था? इसको लागू किया गया था 12 अक्टूबर 2005। 12 अक्टूबर 2005 को लागू किया गया था। और जेएनके को छोड़ करके आरटीआई को होता है राइट टू इंफॉर्मेशन, जिसके 30 दिन के अंदर किसी भी विभाग को उसका जवाब देना पड़ता है जो प्रश्न आपने पूछा है। बहुत बढ़िया, सी 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 सी। चलिए, जो बच्चे जा रहे हैं याद रखिएगा, जाना नहीं है। बस लास्ट क्वेश्चन 5 और है। मालविका गिरिमित्रम के लेखक कौन है? 4 ऑप्शन है, बाणभट्ट, कबीर, कालिदास, सूरदास। जल्दी बताइएगा, फटाफट फटाफट फटाफट, जल्दी पर भाई। तब तक कमेंट आप लोगों को देख लेता हूं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलिए, मालिका मित्रम की मैं बात करता हूं कि मालिका जो अग्निमित्रम था, इसके जो लेखक हैं वो कौन थे? कालिदास। ये वही कालिदास है जिन्होंने मेघदूत लिखा था, मेघदूत लिखा था, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट सवाल, अमीर खुसरो। अमीर खुसरो के बारे में कहा जाता है कि इसने बहुत से राजाओं का शासन देखा था, लेकिन किसके शासन संबंधित नहीं थे? अलाउद्दीन खिलजी में बिल्कुल थे, मोहम्मद बिन तुगलक में बिल्कुल थे, फिरोज शाह तुगलक में बिल्कुल थे, लोदी वंश में नहीं थे, इब्राहिम लोदी में नहीं थे। और इब्राहिम लोदी आखिरी शासक था, और साथ ही साथ युद्ध में मरने वाला पहला शासक। और इसको मारने वाला कौन था? तो बाबर था। पानीपत के युद्ध में 1526, ठीक है। नेक्स्ट, बिहार पर बख्तियार खिलजी के हमले का पहला विवरण कहां से मिलता है? तारीख हिंद, तारीख नासरी, तारीख ये तो सबको जानते हैं। तारीख नासरी में मिलता है। और जो पहला हमला होता है वो नालंदा विश्वविद्यालय पर करता है, ये नालंदा विश्वविद्यालय पर करता है, ये सबको जानते हैं। नेक्स्ट सवाल, आज का आखिरी 2 सवाल, किस देश ने पेट्रोलियम निर्यात देशों के संगठन ओपेक से बाहर निकलने का फैसला लिया है? बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है ये, इसका आंसर दीजिए। अंगोला ने, ईरान ने, रशिया ने, इराक ने। जल्दी फटाफट फटाफट। वुमेन एम्पावरमेंट, जय हिंद गुरुजी, जय हिंद भाई। इब्राहिम लोदी, बहुत लेट से जुड़ी हैं आप, आपको थोड़ा सा पहले जुड़ना चाहिए था। जल्दी बताइएगा, जल्दी। याद रखिएगा, अंगोला वो देश है जिसने ओपेक से निकलने का, इसको क्या बोलते हैं? ओपेक, ठीक है, ओपेक बोलते हैं। ये वो देश है जो पेट्रोलियम निर्यात करते हैं और पेट्रोलियम को उत्पादन करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिक्षा मंत्रालय प्रेरणा एक अनुभवक शिक्षण कार्यक्रम कहां से प्रारंभ करेगा? सिंपल सी बात है, शिक्षा मंत्रालय ये जो है गुजरात का होगा। क्या होगा मेरे भाई? गुजरात का। और गुजरात ने अपनी सबसे पहले विधानसभा को क्या बनाया है? इलेक्ट्रॉनिक बनाया है। क्या बनाया है? इलेक्ट्रॉनिक, या फिर बोल सकते हैं ऑनलाइन बना दिया है। उसका नाम क्या दिया है? नेवा। क्या नाम दिया है? नेवा, ठीक है।
नेक्स्ट सवाल, हाल ही में ग्रैमी अवार्ड 2024 में बेस्ट ग्लोबल म्यूजिक एल्बम का अवार्ड किसने जीता है? ये तो सभी कोई जानते हैं। इस बार जो 2024 की मैं बात करता हूँ, 2024 की मैं बात करता हूँ, चूंकि 6 महीना पुराना होता है, वो है दिस मोमेंट। क्या होता है? दिस मोमेंट, ठीक है। और ये आज का आखिरी सवाल था मेरे भाई, आज का ये आखिरी सवाल था। उम्मीद करते हैं कि आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा। क्यों लगा होगा अच्छा सेशन, मैं इसलिए बताता हूं क्योंकि अभी मैंने केवल 10 सेट नंबर 10 को डिस्कस किया, सेट नंबर 10 को डिस्कस किया है। अभी सेट नंबर 11 बाकी है, उसको भी मैं आधे घंटे बाद शेड्यूल करवा दूंगा, यानी 2:30 में मेरी फिर से एक क्लास होगी, ठीक है। उम्मीद करते सभी बच्चों को अच्छा लगा होगा, लेकिन ये केवल सेट नंबर 10 है, अभी 11 होना है। आधे घंटे का ब्रेक देते हैं आप लोग को, 2:10 हो रहा है, 2:45 में क्लास करवाते हैं। लेकिन उससे पहले मैं सोच रहा हूँ 3 बजे के पहले एक सेशन ले लूँ, जिसमें आपको ये बता दूँ कि एक नया वैकेंसी आया है CGL लेवल का। किसका भैया? बिहार SSC का ग्रेजुएट लेवल वाला वैकेंसी, जिसमें SSO और BSO की वैकेंसी आई है। उस पर मैं आपको वीडियो बना दूंगा, तो पहले उसको बनाता हूँ, फिर तो 3 बजे मेरा जो चैनल पर अपडेट आएगा। आप लोग को सब्सक्राइब किए हुए हैं एक्सपर्ट ऑफ JSOL ग्रुप सभी लोग हैं, वहाँ पर मैं जैसे लाइव आऊँगा आपको बता दूंगा, वहाँ पर जुड़िएगा। और क्या कुछ वैकेंसी है, कैसे आप फॉर्म को भरिएगा, क्या योग्यता है और क्या मैं आपके लिए कर सकता हूँ, जरूर बताइएगा, ठीक है। तो सभी लोग को मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। दैट्स ऑल, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर। सभी लोग जरूर जुड़िएगा 3 बजे। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, खाना पीना खा के फिर से 3 बजे सेट रहिए, ठीक है। दैट्स ऑल, थैंक यू।